तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सभी। मालूम है कि मैंने बहुत ही लेट कर दिया वीडियो अपलोड करने में। और मैं यहाँ पे कोई मंडी रौनक नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आलसी हूँ। हाँ, मैं आलसी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रो देता हूँ कि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मेरे को दो दो दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस खत्म करना होता है, क्योंकि हम पूरे साल नहीं पढ़ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे को माफ़ी दे ही दोगे। और इसी वजह से मैंने आप सभी के लिए मांगा कॉमिक नॉवेल्स जैसे समुद्र से एक एपोक्लिप्स टाइप का मानवा ढूंढ के निकाला है। अब मेरे को मालूम नहीं कि किसी ने एक्सप्लेन किया है कि नहीं, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और लास्ट में आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसका नाम है स्किल कलेक्टर। और इसका ऑफिशियल नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको पढ़ना हो तो जाके वहां से पढ़ सकते हो। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा एमसी बताता है कि मैं जब भी हर रात को सोता हूँ तो मेरे को हमेशा एक ही नाइटमेयर आती है, एक ऐसा नाइटमेयर जिसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से पूरी दुनिया नर्क में बदल चुकी है। और इस समय भी हमारा एमसी एक सपना ही देख रहा है। वो बोलता है कि और मैं अपने इस सपने में एक हंटर हूँ जो कि इन सभी घिनौने ज़ॉम्बियों को मारता है। वो अपने हाथ में लिए एक बटन को प्रेस करता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी एक बार में मारे जाते हैं। तभी वो अपने चैन से उन सभी ज़ॉम्बीज पर अटैक करना चालू कर देता है। वो ज़ॉम्बीज जो उसकी तरफ देख लेते हैं और उसकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इधर एमसी अपने चैन का यूज करते हुए उन सभी को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा होता है। और थोड़ी देर बाद ही वहां पर ज़ॉम्बीज का ढेर लग जाता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और बोलता है, क्या आखिर ये क्या है, अर्थक्वेक। तभी हम देखते हैं जमीन से एक बहुत बड़ा कीड़े जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसके मुंह में हजारों दांतें होती हैं और वो हमारे ठीक एमसी की तरफ पहुंचता है उसे मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो उसे उसकी तरफ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और हमारा एमसी यहीं पे मर जाता है। तभी लिख के आता है कि क्वेस्ट फेल हो गया, आप मर चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी अचानक से उठ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, भगवान आखिर ये फिर से कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास आया होता है। वो उसे बताता है कि ये मेरा 99th बार था जो कि मैं मरा अपने सपने में, और ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो साइकियाट्रिस्ट उससे बोलते हैं, सच में बहुत ही बुरी बात है। ऐसा लगता है कि ये कल की बात है जब तुम फूट फूट के रोया करते थे, लेकिन अब तुमको देखो, तुम देखने में लग रहा है कि तुम और भी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि होता है शायो नया, एक साइकियाट्रिस्ट। वो उससे बोलता है कि 2 साल पहले जब मैं सोया था तो अचानक से मेरे को एक नाइटमेयर आया और उस दिन के बाद वो सपना मेरे को हर रोज आने लगा। मेरे को बार बार उन सभी जॉम्बीज के हाथों मार दिया जाता था, जिसकी वजह से मानो मेरा लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मैं फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मर रहा था। इसीलिए मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात करने को सोचा। हम देखते हैं उसी साइकियाट्रिस्ट को जो कि पास्ट में एमसी से मिली थी। वो उससे बोलती है कि चलो यहाँ पे बैठ जाओ, तुमने काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था अपने बुरे सपने को लेकर। वो बोलता है कि हाँ। साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि आखिर वो किस तरीके के नाइटमेयर्स हैं। वो हकलाते हुए बोलता है, डॉक्टर वो जॉम्बीज हैं। और वो बताता है कि इसी दिन से मेरा ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसके ऊपर हिप्नोसिस, यहाँ तक कि मेडिकेशन सब कुछ इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन उसका सपना उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं दे रहा था। तभी साइकियाट्रिस्ट उससे बोलती है कि तुमने मेंशन किया है कि तुम हमेशा एक ही सपने को देखते हो, है ना। वो बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास एक कॉपी आगे करती है और बोलती है, तो फिर ये लो। वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। वो बोलती है, अगर जो तुम्हारे सपने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तो तुम इस पे क्लियरली लिख सकते हो और उस पर मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगी। क्या क्या तुम मेरे नाइटमेयर पे फोकस करोगी। सियाओ बोलती है, तो फिर चलो जितना हो सके तुम इस पे याद करके लिखने की कोशिश करना। वो उसने लिख के साइकियाट्रिस्ट को दे दिया होता है और फिर अपने सपने में आ चुका होता है। हम देखते हैं कि वो जॉम्बीज से लड़ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बोला था एक बार तुम स्टोरेज रूम में जाके देखना, शायद तुम्हें वहां से कुछ मिल जाए। वो बोलता है कि हाँ, जैसा कि साइकियाट्रिस्ट ने बोला था मेरे को वहां पे जाके देखना चाहिए, शायद मेरे को वहां से कोई वेपन मिल सकता है। तो फिर चलो वैसा ही करते हैं जैसा उसने बोला। हम देखते हैं कि वो स्टोरेज रूम की तरफ आ जाता है और वहां पे एक क्रोबार जैसा दिखाई देता है। वो उसे उठा लेता है और सभी जॉम्बीज की तरफ आगे बढ़ जाता है मारने के लिए। वो एक ही हिट से उस जॉम्बीज को मार डालता है और बोलता है कि मैंने कर लिया, और बताता है कि और उसी दिन से मेरा नाइटमेयर बदलने लगा। वो साइकियाट्रिस्ट उससे बोलती है, सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो साइकियाट्रिस्ट उससे बोलती है, अब मैं अपने लिमिट पे आ चुकी हूँ, तो फिर क्या तुम आप उससे अपने 100th एपिसोड में जाके फाइट करने वाले हो। यहाँ पे उसके एपिसोड से मतलब ड्रीम है। वो उससे बोलता है कि ये बात तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वहाँ के ह्यूमंस जॉम्बीज से भी ज्यादा निर्दयी हैं। साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी तो होंगे वहाँ पे। वो बोलता है, क्या ही अच्छे लोग, वहाँ के अच्छे लोग किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। भले ही वो एक सपना हो, लेकिन मैंने केवल 1 से 2 ही बंदों को देखा है जो कि मेरी मदद करते हुए मारे गए। और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है कि ऐसी बात भी नहीं थी कि मेरे पास इतना पावर नहीं था उन सभी को सेव करने के लिए, लेकिन एक इंसान अगर लगातार उन सभी चीजों को देखता जाए तो वो भी पागल हो सकता है। जो भी बोलती है कि हाँ, तुम्हारा ड्रीम तो सच में रियल फील होता है, और साथ ही साथ अपने कॉमरेड्स को खोने का डर भी बहुत ही ज्यादा है। वो एमसी की सारी स्टोरी अपने नोटबुक में लिख रही होती है और उसे बंद करते हुए बोलती है, तो फिर चलो अब ये लंच टाइम हो चुका है, हमें अब जाके कुछ खा लेना चाहिए, और चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो कुछ कोई रेस्टोरेंट के बाहर आके खड़ी हो जाते हैं और वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वो सभी अपना फूड ऑर्डर करते हैं। चोई फूड का टेस्ट करते हुए बोलती है, ये यम्मी है ना। जेनिंग उससे हंसते हुए बोलता है कि हाँ। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है जहाँ काउंटर पे एक बंदा काउंटर मैनेजर से बोलता है, सीरियसली क्या तुम ऐसा करने वाले हो, आखिर तुम मेरा बिल क्यों नहीं बना रहे, जल्दी से मेरा बिल बनाओ, क्या तुमने सुबह कोई पी रखा है, मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना होगा, मेरा बिल बनाओ। लेकिन हम देखते हैं उस काउंटर मैनेजर को जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे खड़ा होता है। इधर ये मोटा अपना गला फाड़े जा रहा होता है। हम देखते हैं उस मैनेजर के फेस को जिसकी आंख मुंह से लिक्विड निकल रहा
रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है, जिसे देख के वो मोटा डर जाता है और गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुमने स्माइल क्यों किया, आखिर तुम्हारे इसका स्माइल करने का क्या मतलब है। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी आंखों से खून कैसे निकल रहा है। वो बोलता है कि जल्दी करो, मेरा बिल बनाओ। इधर जेरिम भी नोटिस कर लेता है और वो देख के उसे पूरी तरह डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी चोई उससे बोलती है, जेरिम आखिर क्या दिक्कत है। वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तभी वो मोटा बंदा उससे बोलता है कि देखो मेरा बस लेट हो रहा है, मेरे को जल्दी निकलना है, तो मेरा बिल बना दो। इतने देर में हम देखते हैं कि वो मैनेजर आके उसके कंधे के पास काट लेता है और वो वहीं पे नहीं रुकता, उसे लिटाकर लगातार उसे काटे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगती है और ये दोनों बहन के पकौड़े अभी भी उन दोनों को बैठ के देख रहे होते हैं। इधर जेरिम अपने मन में सोचता है कि ये तो वही नाइटमेयर है, जैसा कि मेरे सपनों में हो रहा था, ये ठीक वैसे ही हो रहा है। मेरा सपना अब रियलिटी बन चुका है और ये कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है, ये एक बहुत ही बुरा सपना है। हम देखते हैं कि वो जम्बी उस बंदे को पूरी तरह चबाया जा रहा होता है और वो बंदा पूरी तरह तड़प रहा होता है। तभी जेरिम बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आम लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और ये सभी सीन देखने में सच में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। जिसे देख के जेरिम बोलता है ये वही ड्रीम है जैसा कि मैंने नाइट नोटबुक में लिखा था। तभी हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को जो कि उस बंदे को खा रहा होता है। तभी वो जेरिम की तरफ देखने लगता है और वो उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं जेरिम को जो कि एक लोहे का बर्तन उठाता है और जोर से उसके सर पे हेडशॉट मारता है। वो बोलता है कि मेरे को मालूम है कि ये केवल इतने में ही नहीं मरने वाला। तभी हम देखते हैं कि वो किसी साफ करने वाले झाड़ू के पास जाता है और उसे तोड़ देता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जेरिम के पास आ चुका होता है, जिसे देखिए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी जेरिम उसके अटैक को नीचे की तरफ झुक के डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाते हुए उसके पीठ पे अपने स्टिक से जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के प्राण पखेरु हो जाते हैं और यहाँ जेरिम का रियल लाइफ में ये फर्स्ट किल होता है। इधर एमसी अपने मन में बोल रहा होता है कि इतना सारे नाइटमेयर्स देखने के बाद मेरे बॉडी ने खुद से एक्शन लेना चालू कर दिया। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर चोई को जो कि पीछे जेरिम बोल रही होती है। तभी जेरिम उसे देखता है और बोलता है प्रोफेसर क्या तुम हर्ट हो। प्रोफेसर बोलती है कि जेरिम उसे छोड़ो, लेकिन तुमने अभी एक बंदे को मारा। जेरिम उससे घूरते हुए बोलता है प्रोफेसर चोई क्या तुमने बाहर के सिचुएशन को देखते हुए अभी तक अंदाजा नहीं लगाया कि क्या चल रहा है। वो सभी चलती फिरती लाशें हैं, साफ तौर पे बोले तो ज़ॉम्बीज। वो डरते हुए बोलती है क्या ज़ॉम्बीज। जेरिम बोलता है जैसा कि मैंने अपने नोटबुक में लिखा था, ठीक ही सब वैसा ही हो रहा है। तभी हम देखते हैं बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसे देख के वो दोनों भी हैरान हो चुके होते हैं। वो खिड़की के पास जाते हैं। इधर जेरिम अपने मन में बोलता है अगर सब कुछ मेरे ड्रीम के हिसाब से चल रहा है तो ये हो सकता है कि ये गैस स्टेशन फटा हो। और इतने बड़े धमाके को देखकर प्रोफेसर चोई के भी मुंह खुल जाते हैं, जिसमें कि 4-5 लोगों के भी आ जाए। जेरिम बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा ड्रीम और रियलिटी दोनों सेम है, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये आर्टिशियन विलेज जल्द ही, 1 मिनट रुको, केवल हमारा आर्टिशियन विलेज ही नहीं, अराउंड 7 कोरिया शोर, अराउंड 23 में चाइना द फॉरबिडन सिटी, अराउंड 48 अमेरिका न्यूयॉर्क और ये जितने भी 99 नाइटमेयर्स थे वो इंसानियत के हार से खत्म हुए। ज़ॉम्बीज लगातार स्ट्रॉन्गर होते गए और ये शुरुआत से एक वन साइडेड लड़ाई थी। तभी हम देखते हैं जेरिम को कुछ अचानक से आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ देख के हैरान हो जाता है और ये कुछ और नहीं, ये होता है सिस्टम क्वेस्ट, जिसमें लिखा होता है कि ग्रेट गार्डियन आपको सिस्टम की तरफ से क्वेस्ट दिया जाता है कि आपको प्रोफेसर चोई को अपने घर तक सेफली ले जाना होगा और इसका टाइम लिमिट 180 मिनट है और आपका मेन क्वेस्ट ये है कि आपको अर्थ के सभी ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर को किल करना होगा। जिसे देखकर जेरिम अपने मन में बोलता है ये तो वैसा ही क्वेस्ट दिख रहा है जैसा कि मेरे नाइटमेयर में दिखा था, लेकिन आखिर ये है क्या, वो चीज जो मैं अपने सपने में देखा करता था, आखिर वो मेरे सामने कैसे आ सकता है। लेकिन छोड़ो, अभी के लिए मेरे को शांत रहना होगा। एटलीस्ट मेरे को तो इतना मालूम है कि 99 नाइटमेयर्स में क्या होने वाला है और उससे भी ज्यादा आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तभी उसके सिस्टम विंडो पे दूसरा नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इधर जेरिम अपने मन में बोल रहा होता है कि ये क्वेस्ट वो क्वेस्ट है जिसमें मैं कभी भी सक्सीड नहीं हो पाया, लेकिन मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि शायद मैं इस बार फ्यूचर को चेंज कर पाऊँ। और वो ये बोलते ही यस के बटन पे क्लिक कर देता है। तो प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि जेरिम आखिर क्या दिक्कत है, क्या तुम ठीक हो। वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं इन सभी चीजों को देख के थोड़ा सा हैरान हो चुका था। और अपने मन में बोलता है ये अच्छा है कि ये सिस्टम विंडो केवल मेरे को दिखता है। प्रोफेसर बोलते हैं क्या सच में। इधर जेरिम अपने मन में बोल रहा होता है बात तो ये है कि प्रोफेसर चोई स्टार्टिंग में ही ज़ॉम्बीज द्वारा मारी जा चुकी थी, जिससे कि मैंने अपने नोटबुक में मेंशन नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का एंट्रेंस गेट टूट जाता है और वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और जेरिम चिल्लाते हुए प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर जल्दी करिए, अब यहाँ से भागिए। हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर की तरफ बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं और उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर घूम रहे होते हैं। इधर प्रोफेसर ने अपने हाथ में वही नोटबुक लिया होता है जिसमें जेरिम के कुल 99 नाइटमेयर्स का लेखा जोखा होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों दौड़ते हुए उसी जगह के पास आ चुके होते हैं जहां पर जेरिम अपने नाइटमेयर में भी आया था और उसके ठीक सामने एक क्रोबार भी पड़ी हुई होती है। लेकिन जेरिम इस बार उस क्रोबार को नहीं उठाता, वो एक कबर्ड की तरह जाता है और वो उसे खोलने लगता है। तभी हम देखते हैं
शो के फेस पे हैरानी की जेरिन ने अपने हाथ पे एक मोटा चेन लपेट लिया होता है। वो प्रोफेसर से बोलता है तो फिर रेडी हो जाओ, हम उन सभी से लड़ेंगे जब तक कि हम अपने घर तक ना पहुंच जाएं। तभी वो डोर को ओपन करता है, उसके सामने बहुत सारे जॉम्बीज पड़े होते हैं। वो उन सभी को ध्यान से देखने लगता है और अपने चेन को बहुत जोरों से स्विंग करने लगता है और उसे स्विंग करते हुए एक जॉम्बी के सिर पे जोरदार हिट मारता है, जिसे देख के प्रोफेसर भी हैरान हो चुकी होती है। इधर जेरिन अपने चेन्स का यूज करते हुए उन सभी के लगाए जा रहा होता है। तभी प्रोफेसर को कुछ याद आता है कि उसने जेरिन से पूछा था कि आखिर तुमने अपने नाइटमेयर में चेन को वेपन के तौर पे क्यों यूज किया था। और प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर को पूरी तरह समझ में आ चुका होता है कि आखिर जेरिम ने चेन का यूज क्यों किया था अपने नाइटमेयर में। इधर जेरिम लगातार उन सही मॉन्स्टर से लड़े जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आके उसके चेन को अपने दांतों से पकड़ लेता है। जेरिम बोलता है, ओहो तो तुम इसे बाइट करना चाहते हो, तो ठीक है, इसे छोड़ना मत। हम देखते हैं कि वो जोरदार तरीके से अपने चेन को खींचता है, जिसकी वजह से उसकी दांतें टूट जाती हैं और वो पीछे की तरफ जाके गिरता है। और वो इतनी देर में ही नहीं रुकता, वो उसके ऊपर एक जोरदार हिट भी लगा देता है। इधर प्रोफेसर बस केवल उसे खड़ी होकर देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा ज़ॉम्बी जेरिम के पीछे आ चुका होता है। तभी जेरिम अपने चैन का यूज करते हुए पीछे की तरफ भी एक हीट लगा देता है, या फिर मैं कहूँ कि वो अपने चैन को अपने पैरों से किक करता है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो कि ठीक उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के शरीर पे जाके हिट होता है और वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ फेंका जाता है। इधर प्रोफेसर भी उसे देख के पूरी तरह हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या उसने अपने चैन को किक किया, और तो और उस चैन ने भी कितने आसानी से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इधर जेरिम सभी को हेडशॉट दिए जा रहा होता है और यहाँ पे केवल फाइट ही चल रही होती है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि फाइट को क्या ही एक्सप्लेन करें। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है और एक स्टाइलिश पोज के साथ खड़ा हो जाता है। तभी उसे दूर से और भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर झुंड में आते हुए दिखाई देते हैं। वो प्रोफेसर से बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ से भागो। हम देखते हैं कि जेरिन अपने घर पे पहुंच चुका होता है और प्रोफेसर की हालत तो दौड़ते दौड़ते ही खराब हो चुकी होती है। वो दोनों रूम के अंदर एंटर करते हैं। इधर शोई थक की जमीन पर ही बैठ जाती है। जेरिन उससे बोलता है कि प्रोफेसर क्या दिक्कत है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे अब रिलीफ महसूस हो रहा है। जेरिन उसे सहारा देते हुए उठाता है और बोलता है कि तुम यहाँ सोफा पे बैठ जाओ। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि जेरिन के सामने एक सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होता है, जहाँ पे लिखा होता है कि आपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, आपने एक ट्रांसमिशन स्किल हासिल किया है। और हम अपने भाषा में बोलते हैं ये कोई कॉपी करने वाली स्किल है और ये स्किल अभी के लिए एफ रैंक का होता है। इधर जेरिन भी हैरान होता है और बोलता है क्या ट्रांसमिशन, आखिर ये क्या चीज है। सिस्टम को तो इतना बताना ही चाहिए था कि आखिर ये किस काम आती है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा कोई सा भी इंसान जिसे लगता है कि तुमने उस पे फेवर किया है और वो तुम्हारा एहसानमंद है, तो तुम उसके स्किल को कॉपी कर सकते हो। और वो चोई की तरफ हाथ एक उंगली दिखा रहा होता है और बोलता है जैसा कि ये। जेरिन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर स्किल को एक्टिवेट करो, ट्रांसमिशन स्किल एक्टिवेट। तभी हम देखते हैं चोई और जेरिन के आसपास एक मैजिक सर्कल जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है। जेरिन भी इसे देख के हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का रिएक्शन है, और ऐसा लगता है कि प्रोफेसर इस चीज को महसूस नहीं कर पा रही। ऐसा इसलिए हो सकता है कि शायद इसे वो दिखाई ना दे रहा हो। तभी उसका सिस्टम विंडोज से बताता है कांग्रेचुलेशन, आपने एक स्किल को हासिल किया है जो कि है एफ रैंक का मेंटल केयर, जिससे कि तुम किसी के स्पिरिट को हील कर सकते हो। जेनिंग बोलता है फाइनली तो मेरे को एक मेंटल केयर टाइप का स्किल हासिल हो चुका है। इधर प्रोफेसर ने सीढ़ियों वाली हरकतें करते हुए जेरिम से बोलती है जेरिम, वो सभी मॉन्स्टर जो हमने अभी अभी देखा, क्या वो सभी जॉम्बीज थे जैसे कि तुमने अपनी नोटबुक में लिखा था उन जॉम्बीज के बारे में, और ये तो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि तुमने अपने नाइटमेयर के बारे में मेरे को बताया था। जेरिम अपने मन में बोलता है कि वो अभी पैनिक के सिचुएशन में है। वो भले ही शांत दिखाई दे रही है लेकिन इस समय वो एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। और तो और ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा सही है, मेरे को अपना स्किल टेस्ट करके देखना चाहिए। तभी वो बोलता है मेंटल केयर स्किल एक्टिवेट, जिससे कि सक्सेसफुली स्किल एक्टिवेट होके प्रोफेसर के ऊपर अप्लाई भी हो जाती है और प्रोफेसर का स्पीड पहले से बेहतर हो जाता है। तभी वो सिगरेट को एक ग्लास में रखते हुए बोलती है इस सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो हंसती है और बोलती है लेकिन फिर भी अच्छी बात तो ये है कि हम अभी इस समय जिंदा हैं और ये सब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। जेरिन बोलता है कि सच में ट्रांसमिशन स्किल सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो ये अचानक से उसके दिमाग में एक बात खटकती है और बोलता है एक मिनट रुको, ये विलेज जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ बहुत सारे तरीके के टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास क्राफ्टमैन की स्किल है, मार्शल आर्ट का टैलेंट है और बहुत ही तरीके की स्किल्स उन सबके पास है। और वो हंसते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं उन सभी प्रोफेशनल्स के स्किल्स को आसानी से सीख सकता हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन सभी प्रोफेशनल के स्किल्स को आसानी से सीख सकता हूँ। तभी सीन सिर्फ होता है, हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, सॉरी थी। वो बोलता है कि मैंने इस समय उन सभी बुरे सपनों को लगातार 10 बार देखा। इतने देर में हम देखते हैं कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कोई बंदा बोलता है कि ओहो जरीम तुम यहाँ पे हो। वो उनकी तरफ देखता है जहाँ पे दो बुड्ढे होते हैं, एक के बहुत ही ज्यादा मसल होते हैं तो एक अपने डंडे के सहारे होता है। तभी वो डंडे वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगता है कि तुमने फिर से उन सभी जॉम्बीज वाले नाइटमेयर को दोबारा देखा है। हमें इस बुड्ढे का नाम बताया जाता है जिसका नाम जुंगयुनचुंग होता है और इसकी एज 78 ईयर्स ओल्ड होती है और ये एक बहुत ही अच्छा वुड कारपेंटर है। तभी वो बाड़ी वाला बुड्ढा बोलता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारे पास स्टेमिना की कमी है, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होते जा रहा है,
हमें इस बुड्ढे का नाम बताया जाता है जो कि पार्क डालबोंग होता है और ये बुड्ढा 73 ईयर्स ओल्ड का होता है और ये मार्शल आर्टिस्ट होता है और इसे हेवनली डीमन मार्शल आर्ट आती है जो कि इसके 23 जनरेशन से लगातार पास डाउन किए जा रही है। जुंग बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ रेड जिनसिंग एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे घर पे रख दिया, तो तुम इसे खा लेना। अगर तुम उसे खाते हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तभी वो घबराते हुए उनसे बोलता है कि नहीं नहीं एल्डर, आपका शुक्रिया, इस समय रेड जिनसिंग की कीमत बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। पार्क बोलता है अबे ले लो बे, उसे खाओ और अपने खुद के हालत को सुधारो। और इतना बोलते हुए वो वहां से चले जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जेरी में अपना एक बाइक उठाता है और वो कहीं जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर डोर को ओपन करते हुए उसके पास आती है और बोलती है जेरिम क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस समय टाउन के बीच में जॉम्बीज मॉन्स्टर की भीड़ लगी होगी, क्या तुम वहां पे मरने के लिए जा रहे हो। जेरिम बोलता है अरे चलो भी, इतनी चिंता मत करो, क्या तुमने नहीं देखा था कि मैं उन सभी जॉम्बीज को कितनी आसानी से डिफीट कर पा रहा था, उन जैसे कुछ जॉम्बीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रोफेसर अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं सच में मैं इसे नहीं रोक सकती, इसे जो करना होता है वो करके ही रहता है। वो उससे बोलते हैं कि जेरिम केयरफुल रहना, और हाँ अगर किसी जॉम्बीज ने तुम्हें काट दिया तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो बोलता है कि चिंता मत करो, क्या इससे पहले किसी जॉम्बीज ने मेरे को काटा है क्या। वो भी उस पर गुस्सा करने लगती है और वो हंसते हुए वहां से अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है। वो अपने मन में अभी भी उन दोनों बुड्ढों के बारे में याद कर रहा होता है और बोलता है कि जुंग और पार्क वो हमेशा की तरह अभी भी एक दूसरे के साथ ही होंगे, मैं उन दोनों को ही बचा के ही रहूंगा। वो अपनी बाइक को स्पीड को बढ़ाता है और वहां से निकल जाता है। इधर प्रोफेसर अभी भी नशे कर रही होती है और बोलती है कि सच में मैंने आजकल बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करना चालू कर दिया। सीन सिर्फ होता है, हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है और फिर उसके बाद एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद बहुत सारे जॉम्बीज का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है उस डंडे वाले बुड्ढे को जो कि उन सभी जॉम्बीज मॉन्स्टर से डर के टेबल के नीचे छिप के बैठा होता है। तभी अचानक से एक जॉम्बी मॉन्स्टर को उस बुड्ढे के चांद का टुकड़ा दिख जाता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देख के तो उसके गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक जोरदार धमाका होता है और थोड़ी देर बाद ही उस जॉम्बी मॉन्स्टर के सर का कीमा बन चुका होता है और ये होता है द वन एंड ओनली पार्क द मसल फैक्ट्री। और वो उस बुड्ढे से बोलता है कि युंगलिम क्या तुम ठीक हो। वो उससे हंसते हुए बोलता है अरे वाह पार्क, तुम आखिर कैसे। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे और सारे जॉम्बी मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। वो युंग से बोलता है कि अभी तुम मेरा इंतजार करो क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़े मोड़े और छोटे मोटे कीड़े आ चुके हैं, मैं अभी उन सबको निपटा के तुम्हारे पास आता हूँ। इधर पार्क के अपना एक जोरदार मुक्का बनाता है और उनकी तरफ लैंड कर देता है। इतने देर में सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है पार्क को। वो बोलता है कि पार्क डालबोंग वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो एक नॉर्मल जॉम्बी को बिना किसी दिक्कत के मार सकते हैं, लेकिन वो एल्डर वो हमेशा मेरे सपनों में मर जा रहे थे, मेरे को जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा, तो प्लीज आप लोग प्लीज सेफ रहना। इधर पार्क ने एक मुक्का उस जॉम्बीज के जबड़े पे जड़ दिया होता है और फिर उसका दूसरा मुक्का दूसरे जॉम्बीज को लगता है और वो जाके यूंगनिम के पास जाके गिरता है और सभी जॉम्बीज को ठिकाने लगाने के बाद पार्क के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आ जाती है। पार्क यूंगनिम से बोलता है यूंगनिम इस सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि एक ऑर्डिनरी इंसान डीमन मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकता। और ये बोलते बोलते वो अपने पैर से एक जॉम्बीज के सर को कुचल देता है और बोलता है कि केवल मेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान उस मार्शल आर्ट को सीख सकता है। यूंगनिम बोलता है कि हाँ जैसा कि तुमने बोला, काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी बॉडी होती। तो पार्क को कुछ आर्ट सुनाई देती है और वो बाहर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर एक मोटा तगड़ा जॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके सर पे एक स्टोन की तरह दिखाई दे रहा होता है, कुछ स्टोन टाइप का। इधर पार्क उसके साइज की मेजरमेंट करने लगता है और बोलता है ये तो बंदा सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसकी हाइट लगभग 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है, नहीं शायद ये 3 मीटर्स का है। तभी हम देखते हैं कि वो जॉम्बी मॉन्स्टर अपने पास खड़े हुए मॉन्स्टर को जॉम्बी को उठाता है और उसे अपने मुंह में भर लेता है, जिसे देख के पार्क भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो जॉम्बी मॉन्स्टर सीधा उसके पेट के अंदर चला जाता है। इधर पार्क भी उसे देख के पूरी तरह फायर्ड अप हो चुका होता है और वो अपने डबल फिस्ट अटैक टाइगर एनर्जी का यूज करते हुए लगातार उसके ऊपर पंचेस की बारिश करने लगता है और वो अपने टाइगर के उस डांस का यूज करते हुए लगातार उसके ऊपर पंचेज मारने लगता है, जिससे कि उसके थोड़ी की हालत बिगड़ने लगती है। तो भी वो जॉम्बी मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है और पार्क के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में क्लैश करने लगते हैं। पार्क बोलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी शक्ल सूअर जैसी बन जाती है क्योंकि उसके कमर की हड्डी बच चुकी होती है और वो वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है कि मेरी कमर। उसे देखते हुए यूंगनिम बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो इस समय अपने क्रोनिकल डिस्क के गुजर रहा है, सॉरी जूझ रहा है। फिर हम देखते हैं उस जॉम्बी मॉन्स्टर को जो कि अपना हाथ उठाकर उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से बहुत सारी चैनें के आसपास आकर घूमने लगती हैं और उस पर हिट करके निकल जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा MC जेरिम आ चुका होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर मैं आप दोनों को यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। वो दोनों जेरिम को देखते हैं और परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पे क्या करने के लिए आ गया है। वो उन दोनों से बोलता है जल्दी करिए, आप दोनों यहाँ से भागिए, इससे पहले की देर हो जाए। वो जॉम्बी की तरह देख के वो बोलता है ये एक म्यूटेंट जॉम्बी मॉन्स्टर है। इधर हम देखते हैं कि यूंगने अपने सूखे हुए शरीर से पार्क को सहारा देने लगता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि यार तुम कितने भारी हो। पार्क बोलता है मुझे माफ कर देना यूंगने। तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और जेरिम की तरफ अटैक कर देता है और जेरिम अपने सर को नीचे की तरफ डॉज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। इधर पार्क चिल्लाते हुए जेरिम से बोलता है जेरिम जल्दी करो, वहां से निकलो, वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। जेरिम हंसते हुए उन दोनों से
बोलता है कि आप दोनों को मेरे बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। वैसे भी मेरी मोटरसाइकिल पे केवल 2 ही सीट्स हैं। और हाँ, ये देखो मोटरसाइकिल की कंडीशन। इधर जेरिन बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरा होता है। पार्क उसे देखता है, बोलता है कि जेरिन सॉरी यूंग मुझे माफ करना, अगर मेरी डिस्क प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं। तभी हम देखते हैं जेरिन को जो कि अपना चैन को घुमाते हुए बोलता है, इस समय इन ज़ॉम्बीज़ की नंबर बहुत ही ज़्यादा हाई है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। देखो भाई, कुछ वर्ड बोलने में सबसे गलतियाँ होती रहती हैं और मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं, तो भाई उतना माइंड मत करना। वो अपने मन में बोलता है, तो फिर क्या सच में इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा? तभी हम देखते हैं कि उसके सिस्टम विंडो पे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने एक मास्टर के ऊपर फेवर किया है, जिसकी वजह से उनका स्किल आपको पास डाउन किया जा रहा है। और ये नोटिफिकेशन देख के जेरिन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। इधर वो सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर झुंड बनाकर जेरिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। ये देख के पार्क बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और उसे जोर से चिल्लाते हैं जेरिन। तभी हम देखते हैं जेरिन अपना स्किल यूज करता है और एक जोरदार जंप मारता है और ये स्किल पार्क की ही होती है और वो अपने फलाना ढिमकाना नाम का अटैक उन सब पे लॉन्च कर देता है और वो उस मोटे वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के सर पे जाके कूदता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है। वो सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर इधर उधर उड़ने लगते हैं और मोटे वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का सर तो चोखा बन चुका होता है, जिसे देख के तो उन दोनों के मुंह ऐसे खुल जाते हैं जैसे कि किसी ने उनके मुंह में दे दिया हो। इधर ही इन्हें अपने इस स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है। सिस्टम बताता है कि आपने हेवनली डीमन आर्ट को सीख लिया है, आपने हेवनली डीमन आर्ट का पहला दरवाजा खोल दिया है। दिखाया जाता है हेवनली डीमन मार्शल आर्ट जोशन रेगनर एफ ग्रेड एक्टिवेट हो चुका होता है और इसके नीचे भी बहुत सारे ग्रेड हैं जो कि एस ग्रेड तक हैं और एस ग्रेड से भी ऊपर के हैं जो कि अभी लॉक है। हमें बताया जाता है उस स्किल के बारे में जिसे कि जोशियन द हेवनली डीमन द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि पार्क के एंसेस्टर हुआ करते थे। वो मुरीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हुआ करते थे। इधर जेरिन के सिस्टम विंडो पे लिख के आता है कि आपने एक नई स्किल को इनहेरिट किया है जिसका नाम है जोशियन का हेवनली डीमन मार्शल आर्ट। हम देखते हैं कि जेरिन अभी भी उस मॉन्स्टर के पीठ पे खड़ा होता है और उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेव निकल रही होती है। इधर पार्क भी अपने जाने पहचाने स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि ये जेरिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि इससे हेवनली डीमन मार्शल आर्ट आता है। तभी हम देखते हैं अचानक से सिस्टम विंडो अपीयर होता है, उसमें लिखा होता है कि आपका हेवनली हार्ट कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है, जो कि एक पैसिव स्किल जिससे कि माना को आप फील कर सकते हैं। जेरिन हैरान होते हुए बोलता है, क्या जोशियन हेवनली डीमन हार्ट कंट्रोल, आखिर अब ये क्या चीज है? और ये माना इधर में जेरिन के प्रोफाइल को दिखाया जाता है जो कि होता है इसने इसमें 3 स्किल को एक्वायर किया होता है, जो कि एक पहला ट्रांसमिशन जो कि हम कह सकते हैं जिससे कि ये स्किल को कॉपी करता है, दूसरा है मेंटल केयर, इससे ये किसी के भी स्पिरिट को हील कर सकता है और लास्ट है जोशियन का हेवनली डीमन मार्शल आर्ट। इधर ये सब देख के जेरिन बोलता है, आखिर ये क्या बकवास चल रहा है, क्या ये कोई गेम है? इधर जरीम अपने हाथों को फील करते हुए कुछ बोलता है, क्या क्या ये वही माना है? मेरी बॉडी और भी ज्यादा हेल्थी महसूस हो रही है, तो फिर शायद इसी को फ्लैश एक्टिवेटिंग कहा जाता है। तो फिर पार्क डार्बोंग को सेव करना मेरा सबसे सही डिसीजन था। जोशन का हेवनली डीमन हार्ट कंट्रोल ये वो स्किल है जो कि मैं चाहता था। तभी वो उन दोनों बुड्ढों के पास जाता है और बोलता है, अरे हाँ, मैं तो आप सभी को भूल ही गया, मेरा अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अब हम साथ में निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो मोटा ज़ॉम्बी उठ के फिर से खड़ा हो जाता है और जोरों से जेरिम पे गुर्राने लगता है। जेरिम उसे देखते हुए बोलता है, तो फिर तुम उठ के फिर से खड़े हो गए, ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ सपना और रियल में दोनों में बराबर है। तो फिर ठीक है, क्या अब हम प्रॉपरली फाइट करें? हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में चैन को फिर से ले लेता है और उसे स्विंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर उन दोनों में बहुत ही धड़ाम फाइट चल रहा होता है और जिसे देखे वो दोनों बुड्ढे बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जेरी उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, निकलो ना यहाँ से, आखिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं जल्दी आप लोग को पकड़ लूंगा मतलब आपके पास आ जाऊंगा। टकला बोलता है, लेकिन अकेले तुम? तभी जेरी मुझसे बोलता है, आप मेरे घर को जानते हैं कि आखिर मेरा घर कहाँ पे है? अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको चोई से मिलने का मौका मिलेगा, आप वहाँ पे जाएं। इधर ये सूखा हुआ वो बुढ़ा भी अपने मन में सोच रहा होता है कि जेरिम ने सही कहा, क्योंकि मेरी सूखी हड्डियों के उससे मैं केवल उसे पीछे ही खींचूंगा। तभी वो वहां से निकलते हुए बोलता है, जेरिम तुम्हें जिंदा वापस लौट के आना होगा। इधर हम देखते हैं जेरिम उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि उसके दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों से उसके चेन्स को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं जेरिम जो कि उसके पास जाता है और अपने नी से उसके थोबड़े पे खींच के देता है। इधर जेरिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर ने जेरिम के चेन को तोड़ दिया होता है। तभी जेरिम उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम जानते हो अगर तुम किसी के टॉय को तोड़ो तो उसके लिए बहुत ही बड़ा पनिशमेंट होता है। अब बेटा तुम देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसी खातिरदारी करूंगा। इधर उस मॉन्स्टर को भी उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। सीन सिर्फ होता है, हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर चोई को जो कि नशे कर रही होती है। ये बहन की पकौड़ी जब देखो तब नशे ही करती रहती है। आप सभी लोग बताओ कि आपको आप में से किसको किसको सिगरेट के स्मोक से एलर्जी है, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज्यादा एलर्जी होती है भाई। तभी प्रोफेसर चोई को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद जेरिम वापस आ गया है। तभी वो भागती हुई दरवाजे के पास जाती है और उसे खोल देती है, लेकिन खोलते ही वो देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने 2 बुड्ढे खड़े होते हैं। वो दोनों उसे देखते हुए बोलते हैं कि जैसा कि जेरिम ने बोला था, अगर हम उसके घर पे जाते हैं तो हमें प्रोफेसर चोई मिलेंगी, तो फिर शायद आप प्रोफेसर चोई हो। वो हंसते हुए उनसे बोलते हैं, तो फिर आपकी मुलाकात जेरिम से हो गई थी?
उस बेवकूफ ने बोला था कि वो आप दोनों को सेव करके रहेगा, और ये बोलते ही वो यहाँ से निकल गया। लेकिन आखिर वो जरीम कहाँ है? मेरे को कहीं दिख तो नहीं रहा। मेरे को उस गधे को डांट लगानी है ताकि वो दोबारा ये गलती ना करे। इधर वो बुड्ढा कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अपने आप पे लानत फील करते हुए अपने मुंह को बंद कर लेता है। इधर प्रोफेसर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुड्ढे दोनों चुप क्यों हैं। तभी सूखा हुआ बंदा बोलता है कि वो हम दोनों बुड्ढों को सेव करना चाहता था, जो कि आधे कब्र में है, और वो अकेले ही ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए वो वहाँ पे रुक गया। जिसे सुन के हमें दिखाई देता है कि प्रोफेसर चोई को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है, और शायद वो उन दोनों बुड्ढों पे गुस्सा भी कर रही होती है। इधर हम जरीम को देखते हैं कि वो अभी भी उस जॉम्बी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, और उसने अपने हाथ में माना एक्टिवेट करके यूज कर रहा, उसे अटैक कर रहा होता है, और उस पे देला दे गुस्से जड़ते जा रहा होता है। इधर जरीम चिल एक्सप्रेशन के साथ उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे स्टैंड बैग हो। वैसे तो मैं एंग्री हूँ बहुत ही ज्यादा तुम पे, क्योंकि तुमने मेरा आयरन चेन को तोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया जिसकी वजह से मैंने माना को यूज करना सीख लिया है। इधर हम देखते हैं जॉम्बी की हालत, जो कि एक मार खाया हाउसवाइफ की तरह दिख रहा होता है। जरीम बोलता है और थैंक्स के तौर पे मैं तुम्हें बिना दर्द के मारूंगा। ये सारी बकवास सुनते ही जॉम्बी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर हम देखते हैं जरीम को, जो कि अपने हाथों से उस चैन में माना फ्लो करवाने लगता है, और एक जोरदार गुस्सा उसके पेट पे दे मारता है, जिससे कि उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है। और इस फिस्ट का भी एक फलाना निमटाना नाम है, जो कि मैं नहीं लेने वाला, बोरिंग हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका स्टोन उसके सर से निकल जाता है। जरीम उसके पास जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चीज है क्या। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने उसका सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और बताया जाता है कि ये ग्रोथ एक्सेलरेशन स्टोन है, जिससे कि आप अपने लेवल और अपने स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। सीन सिर्फ पता है प्रोफेसर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से न्यूज आ रहा होता है कि अभी के लिए आपातकालीन का समय है। पूरे देश में अफरा तफरी फैली हुई है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घर में सुरक्षित रहें और घर के अंदर रहें। वो तीनों भी ध्यान से उन फालतू की बातों को सुन रहे होते हैं, जिससे कि कोई मतलब है नहीं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के पास कोई आ जाता है और बोलता है क्या कोई घर पे है? ये मैं हूँ जरीम। जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और गेट खोलने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। जरीम उन दोनों बुड्ढों को देखता है और बोलता है ओह आप दोनों यहाँ पे सेफली पहुंच ही गए, ये तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ की बात है। इधर प्रोफेसर भी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है बेवकूफ, आखिर तुम कौन होते हो दूसरों के बारे में चिंता करने वाले? आखिर तुम इतने बेवकूफ हो कैसे हो सकते हो? कहीं तुम्हें किसी जॉम्बी ने काटा तो नहीं? वो हंसते हुए बोलता है कि अरे हाँ मेरे को किसी जॉम्बी ने नहीं काटा। तभी हम देखते हैं पार्क को, जो कि उसके ठीक पीछे आ चुका होता है। वो अपने मुस्कान की चमकान लेते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड है कि तुम यहाँ पे सेफली आ चुके हो। वो सूखा बुड्ढा बोलता है कि सच में तुम एक बहुत ही ज्यादा काइंड बच्चे हो, तुमने हम दो जैसे दो बुड्ढों को सेव करना चाहा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जेरिम भी अपना सर खुजाते हुए बोलता है अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तभी हम देखेंगे कि उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जिसपे लिखा होता है कि डिटेक्ट किया जाता है कि आपको एक्सपर्ट द्वारा फेवर किया गया है, आपको उनका स्किल कॉपी करने के लिए अलाउ किया जाता है। वो स्किल जिसे कि आप कॉपी करना चाहते हैं वो है वुडन आर्किटेक्चर, जो कि एप ग्रेड का है। जेरिम हंसते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, तो फिर इसे एक्टिवेट करो। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है और उसका स्किल सक्सेसफुली कॉपी हो जाता है। सिस्टम विंडो बताता है कि आप अपने माना का यूज करते हुए आप किसी भी तरीके से वुडन स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हो। इधर हमारा जरीम हाशिरामा बन चुका होता है। तभी पार्ट बोलता है कि उसके अलावा जरीम मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ या फिर कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तुमने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट कैसे सीखा? क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी भी सिखाया नहीं। जरीम उससे हंसते हुए बोलता है अरे हाँ वो मेरी एक तरीके का स्किल है। वो बोलता है कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तभी वो बोलता है, तभी पार्क यूंग से बोलता है क्या आखिर ये अब हमें क्या दिखाने वाला है? क्या ये अपना वो दिखाने वाला है? तभी यूंग उससे बोलता है बेवकूफ क्या तुम बहरे हो? इधर प्रोफेसर को कुछ आइडिया लग चुका होता है और बोलती है कि क्या ये वही स्किल है जो कि वो गेम के बारे में बताया करता था। तभी जरीम बोलता है कि वुडन आर्किटेक्चर स्किल को एक्टिवेट करो। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से कुछ एनर्जी टाइप क्रिएट होना चालू हो जाता है और धरती में से कुछ कंपन महसूस होने लगती है, जिससे देख के वो सभी हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वहां से एक वुडन पिलर टाइप का कुछ निकल रहा होता है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा वुडन पिलर खड़ा हो जाता है, जिससे देख के वो सभी हैरान हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लगातार वुडन के पिलर खड़े होना चालू हो जाते हैं और जो कि एक दीवार बनाते हैं, जिससे देख के वो सभी हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वुडन का गेट भी बन चुका होता है और मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हमारा जरीम हाशिरामा बन चुका है, इसका मतलब यही है। इधर जरीम ने अपना स्किल का यूज करते हुए पूरा एक बाउंड्री बना दी होती है। तभी यूंग उस वुडन वॉल की तरफ जाता है और बोलता है आखिर किस तरीके का वुड है, यहाँ तक कि मेरे जैसा एक वुड क्राफ्टर भी इस तरीके के वुड को आज तक नहीं देखा, मुझे तो ये मेटल की तरह महसूस हो रहा है। जरीम उनसे बोलता है तो फिर कैसा लगा आप सभी को? ये है मेरा वुडन आर्किटेक्चर स्किल, जिससे कि मैंने अभी अभी यूंग से कॉपी किया है। इधर यूंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है मैंने तो आज तक कभी भी तुम्हें किसी भी टेक्निक के बारे में कुछ नहीं बताया। जरीम उनसे बोलता है कि ये मेरी स्किल है, जिससे कि मैं किसी के भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। वो बोलता है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इधर पार्क भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है तो फिर ये इसने हेवनली डीमन मार्शल आर्ट को ऐसे कॉपी किया। इधर पार्क डावलून बताता है अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स बनाए अपने इस स्किल को पास डाउन करने के लिए, लेकिन उसमें से कोई भी स्टूडेंट पहले स्टेज को भी पार नहीं कर पाया, क्योंकि हेवनली डीमन मार्शल आर्ट कुछ ऐसा है जिससे कि नेचुरली ही कोई जीनियस सीख सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी आशाएं खत्म होते गई। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक छोटी सी बच्ची आती है, जो कि उसी की ग्रैंड डॉटर होती है।
है। वो बताता है कि वो बोलता है कि मेरी डॉटर पार्क आइशियो जो कि 5 साल की है। आइशियो के पास मार्शल आर्ट का नेचुरल टैलेंट था और लगभग 18 साल अब गुजर चुके हैं। अपने उस नेचुरल टैलेंट और हार्श ट्रेनिंग की वजह से आइशियो मेरी उस टेक्निक की नेक्स्ट सक्सेसर बन चुकी है। लेकिन तभी वो जेरिन के बारे में याद करने लगता है और बोलता है इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पावर, यहाँ तक कि ना तो आइशियो और ना ही मैं जो कि करेंट सक्सेसर है वो भी इतना ज्यादा पावर एग्जर्ट नहीं कर सकता। और वो जेरिन की तरफ देखते हुए मन में बोलता है ये सच में एक नेचुरल टैलेंट है या फिर कहूँ कि एक जीनियस, ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ एक जीनियस जो कि अब पूरे वर्ल्ड को सेव करने वाला है। फिर उसके सामने जेरिन के सामने सिस्टम विंडो शो होता है और बोलता है कि आपने बहुत ही ज्यादा माना का यूज कर लिया है। इधर हम देखते हैं कि जेरिन के चेहरे से बहुत ही ज्यादा पसीना निकल रहा होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर अचानक से धड़ाम से गिर जाता है, जिससे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। इधर पार्क को भी कुछ समझ में आ चुका होता है और दौड़ते हुए जेरिन के पास जाता है उसे उठाने के लिए। जेरिन के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें उसका माना पॉइंट पूरी तरह खाली हो चुका होता है, लेकिन उसकी एचपी पूरी फुल होती है। सिस्टम उसे बताता है कि माना रिकवरी के लिए आप अभी रेस्ट मोड पे जा रहे हो। जेरिन भी बोलता है कि क्या आखिर ये क्या बकवास चल रहा है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो अपने बिस्तर पे उठता है और बोलता है ये तो मेरा ही रूम है। सिस्टम विंडो उसके सामने अपीयर होता है और बोलता है कि आप अपने माना को पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। हम देखते हैं कि उसके प्रोफाइल को जो कि उसके पास कुल 4 स्किल आ चुके होते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सिस्टम बताता है कि सोने की वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा माना रिकवर होता है। जेरिन को भी समझ में आ चुका होता है कि अब वो स्किल हमेशा के लिए हेल्पफुल और कन्वीनियंट नहीं होता। अगर मेरा माना ज़ॉम्बीज़ से फाइटिंग के दौरान 0 हो जाता है तो मैं उन सभी के लिए एक इंस्टेंट फूड की तरफ परोसा जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रोफ़ेसर आ चुकी होती है और उसका दरवाज़ा खोलते हुए बोलते हैं, "जेरिन, क्या तुम जाग गए हो? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता हो रही थी।" जेरिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे बस हल्का-सा चक्कर आने लगा क्योंकि मैंने अपनी स्किल का ज़्यादा यूज़ कर लिया था। प्रोफ़ेसर बोलती है कि हाँ, मेरे को मालूम ही था क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ को ज़मीन से निकाला था इसलिए। वो भी उसकी बातों से एग्री होते हुए हँसने लगता है। प्रोफ़ेसर बोलती है, "अगर अब तुम ठीक हो चुके हो और तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है तो बाहर की तरफ आ जाओ क्योंकि खाना पक चुका है।" इधर हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पे दोनों बुड्ढे बैठ के कुछ पका रहे होते हैं और इधर बाहर ज़ॉम्बीज़ अलग ही अपना खंबे पीट रहे होते हैं अंदर आने के लिए। इधर हम देखते हैं जेरिन के एक्सप्रेशन को जो कि बाहर आके सभी सीन को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी टकला बंदा बोलता है कि अरे जेरिन, हमारा स्टार आ चुका है यहाँ पे। वो भी हँसते हुए बोलता है, "अरे हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है?" पार्क उससे हँसते हुए बोलता है, "अरे मैंने तो बस रेफ्रिजरेटर से कुछ पोर्क बेरी उठा लिया था पकाने के लिए, केवल तुम्हारे लिए।" जेरिन मुझसे बोलता है, "तो फिर क्या आप यहाँ पे खाने वाले हो? क्यों आपको दिख नहीं रहा कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं?" वो भी हँसते हुए बोलता है कि अरे हाँ, हाँ, बाहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। यूँ भी बोलता है, "अरे इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, चिल करो और यहाँ पे आके बैठ जाओ। वो लकड़ी स्टील से ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ ही नहीं बल्कि तुम वहाँ से कार भी टकरा दो तो वो दीवार को कुछ नहीं होने वाला।" जेरिन थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस करते हुए बोलता है, "अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है।" वो उन सभी के साथ आके बैठ जाता है। वो बोलता है कि हालाँकि इस तरह की स्थिति में बारबेक्यू करना थोड़ा-सा, तभी हम देखते हैं कि उसे किसी कैन खोलने की आवाज़ आती है। वो प्रोफ़ेसर की तरफ देखता है जहाँ पे प्रोफ़ेसर ने बियर के कैन को खोला होता है। वो भी हँसते हुए जेनिन से बोलती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें हमें लाइफ़ को और भी ज़्यादा एन्जॉय करना चाहिए। ये लो बियर पियो। वो बोलती है कि मेरे को पूरी तरह विश्वास है कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ग्रिल कर रही हूँ मीट को और यहाँ पे बियर पी रही हूँ और इसी वज़ह से मैं इस मोमेंट को और भी ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। इधर पार्क भी बहुत ही ज़्यादा हँस रहा होता है और एन्जॉय कर रहा होता है। तभी यूंग उससे बोलता है कि इडियट, तुम पहले अपना मीट पकाने पे ध्यान दो और वैसे हाँ, आखिर मैं ही केवल क्यों कोक पी रहा हूँ। जेरिन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये डिफरेंट है, ये पूरी तरह डिफरेंट है क्योंकि ये मेरी उन 99 नाइटमेयर से बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि मेरे नाइटमेयर के अंदर ज़ॉम्बीज़ लगातार और भी ज्यादा खतरनाक होते गए और ये पूरी दुनिया एक नर्क जैसी बन गई। लेकिन हम देखते हैं कि अभी की सिचुएशन को देख के जेरिन को बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा होता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। इधर हम बाहर की तरफ देखते हैं कि जहाँ की मिलिट्री के बहुत सारे सोल्जर्स ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहे होते हैं और उन पे लगातार गोलीबारी कर रहे होते हैं। इधर उन सोल्जर्स का कमांडर भी वॉकी टॉकी पे नोटिफाई कर रहा होता है कि यहाँ पे एक रेड स्क्वायरल है। सॉरी, मैं बता दूं कि रेड स्क्वायरल इनके टीम का नाम है। वो अपने वॉकी टॉकी में बता रहा होता है कि हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस लगभग टूटने ही वाला है, तो प्लीज इमरजेंसी सपोर्ट हमें भेजिए। ज़ॉम्बी का एक बहुत ही बड़ा वेव हमारी तरफ बहुत तेजी से अप्रोच कर रहा है। उनकी संख्या लगभग हजारों होगी या फिर उससे भी ज्यादा। और हाँ, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, टारगेट जो है वो है आर्टिशियन विलेज। हमें दिखाया जाता है उन ज़ॉम्बीज़ को जिसके बीच में एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ होता है जिसका लुक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और उसके भी हेड पे एक जेम लगा होता है। सिर से उठता है, हम देखते हैं जेरिन को जो कि सुबह के 7 बज रहे होते हैं, उसकी नींद खुलती है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडोज शो होता है जिसमें वो बताता है कि आपने टोटल 3 प्रोफेसर को सेव किया है जिसकी वजह से आपको एक स्किल रिवॉर्ड में मिलता है एनालिसिस, जो कि अपग्रेड का है। आप एनालिसिस स्किल का यूज अपने माना का यूज करते हुए अपने टारगेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। जेरिन भी अपने इस स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है। तभी जेरिन को किसी की एक्सरसाइज करने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर दोनों बुड्ढे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और प्रोफेसर चोई वहाँ पर बैठ के उन्हें देख रही होती है। सॉरी, मैं बोलूँ तो वो नशे कर रही होती है क्योंकि इसके पास फूकने के अलावा और कोई भी काम नहीं है। जेरिन बोलता है तो फिर मेरे को एक नया स्किल
फिर मिल गया, तो फिर क्या मेरे को इसे चेक करना चाहिए? हम देखते हैं कि वो अपना स्किल एक्टिवेट कर देता है, तभी उसे यूं का स्टेटस दिखाई देने लगता है और ये रहा उसका स्टेटस, क्योंकि मैं इसमें कुछ बताने वाला नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खास है भी नहीं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जेरिम का अभी एनालिसिस स्किल उतना भी ज्यादा हाई नहीं है जिससे कि वो यूं के सारी इन्फॉर्मेशन को देख पाए। और ये रहा पाक डाबलोंग का प्रोफाइल, जिसमें आप देख ही सकते हो, जिसमें उसकी एज 73 है, जिसमें उसका मेन स्किल हेवनली डिमन मार्शल आर्ट है, जिससे कि उसके 23 जनरेशन से पास डाउन किया गया है। और लास्ट में हम देखते हैं प्रोफेसर का स्टेटस, जो कि है साइकेट्रिस्ट का, और इस बहन की पकौड़ी का एज 34 ईयर है। लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों के प्रोफाइल में कुछ एक चीज कॉमन होती है, जो कि ये होती है अनरेटेड ह्यूमन, जिसे देख के जेनिम को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चीज है क्या। और वो कुछ कंफर्म करने के लिए वो अपने घर के सामानों की तरफ देखने लगता है, जिससे कि उससे उन सभी के सिस्टम विंडो शो होना चालू हो जाते हैं। तभी वो अपने हाथ में उसी जेम को पकड़ लेता है, तभी सिस्टम विंडो उसके सामने शो होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये ग्रोथ कैटलिस्ट है, जिससे कि आप अपने टारगेट के रीडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। वो उसे हाथ में पकड़े हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं इसे आइटम को ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके पास प्रोफेसर आती है और बोलती है कि आखिर तुम किस चीज देख रहे हो, आखिर ये कैसा ट्रेजर है। वो उससे बताता है कि मुझे शहर में मिला था, ये मुझे लगता है कि किसी तरीके का कैटलिस्ट आइटम है। प्रोफेसर बोलती है क्या कैटलिस्ट, ये कि क्या कोई गेम आइटम है? जेरिम उससे बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही, ये एक एक्सपीरियंस पोशन जैसा कुछ है, और वैसे भी ये इसका यूज या तो कोई आइटम हो या फिर कोई इंसान, ये उसकी रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोफेसर बोलती है उससे कि तो फिर आके तुम इसे घूरे क्यों जा रहे हो, उसे यूज तो करो। जेरिम बोल रहा होता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इसे किस चीज पे यूज करूँ, आखिर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो जाता है, मुझे ये ढूंढना ही होगा। वो वहां से उठकर जाने लगता है, बोलता है कि मैं अभी के लिए कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। प्रोफेसर भी हैरान होते हुए बोलती है क्या, आखिर तुम कैसे क्यों बाहर क्यों जाना चाहते हो? और वो चिल्लाते हुए जेरिम से बोलती है, जेरिम मेरी बात सुनो, ज्यादा देर नहीं हुआ कि तुम बेहोश हो चुके थे, अभी तक तुम रिकवर भी नहीं किए हो और बाहर जा रहे हो। जेरिम अपना बाइक और हेलमेट उठाता है और उससे बोलता है कि कुछ चीजें हैं जिससे मुझे कंफर्म करना जरूरी है, और इतना बोलते हुए वो वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं बाहर की तरफ बहुत सारे जॉम्बीज दिखाई दे रहे होते हैं इधर से उधर दौड़ते हुए, और वो अपने बाइक से चलते हुए अपने चेंस का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है। इधर दूसरी साइड की तरफ हम देखते हैं उस बॉस टाइप जॉम्बी मॉन्स्टर के कहर चारों तरफ फैल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जेमी को, जो कि किसी जगह पे आके रुक चुका होता है, और उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नजर आता है, और वो अपने चैन में हाथों में चैन बांधते हुए उस डायरेक्शन की तरफ निकलना चालू कर देता है। वो बोलता है कि ये आसान नहीं होने वाला, और वो लगातार अपने पंचेस का यूज करते हुए उन सभी जॉम्बीज मॉन्स्टर को मारने लगता है। सिर्फ तो हमें सभी मिलिट्री ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सब ने अपने बड़े बड़े टैंक्स लेकर आए होते हैं। इधर हम देखते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले मिलिट्री मैन को, जो कि बोलता है कि नई एंटिटी जिसने फर्स्ट ब्लॉकेट को तोड़ के रख दिया, अगर मैं उसे जिंदा पकड़ लेता हूँ तो मेरे को स्पेशल प्रमोशन मिल जाएगा। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि वो ब्लैक मॉन्स्टर कैसे ना कैसे भी जिंदा पकड़ा जाना चाहिए, क्या तुम सभी समझ गए? वो सभी भी उसके ऑर्डर से एग्री करते हुए बोलते हैं कि हम समझ गए। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से बहुत सारी जॉम्बिस की हॉर्ड आ रही होती है। वो मिलिट्री ऑफिसर भी खुश होते हुए बोलता है कि अपने अटैक को लॉन्च करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, आखिर उन सबको दिखा दो कि आखिर हम है कौन। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत जोरों से गोलियों की आवाज आना चालू हो जाती है। इधर वो मिलिट्री मैन हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि आखिर ये सारे बेवकूफ इस बड़े से टैंक के अलावा सामने कर भी क्या सकते हैं, उन सभी को मार डालो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जॉम्बी का लाश आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, और वहाँ पर वही स्कल वाला मॉन्स्टर आ चुका होता है, और वो सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। इधर सोल्जर से पीछे नहीं हटते, वो भी लगातार गोलीबारी उस पर लगातार करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन सबकी गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी वो मिलिट्री मैन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उस पे टैंक्स का यूज करो और उस पे एम करो। तभी हम देखते हैं उस स्कल मॉन्स्टर को, जो कि बहुत ही तेजी से उस टैंक के पास आ जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि वहां पे बहुत ही ज्यादा केओस मच जाता है। सभी सोल्जर्स देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो सही बोल रहे होते हैं कि हमें कैसे ना कैसे सेकंड ब्लॉकेट को डिफेंड करके रखना होगा, चाहे इसके लिए हमारी जानी क्यों ना चली जाए। तो हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पीछे से आके उसकी जान ले लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे वही पहले वाले मोटे तगड़े मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं, और इनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा होती है। और इस भी सोचो कि आखिर ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो ये वो बड़ा वाला मॉन्स्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इन सभी को देख के उन सभी सारे सोल्जर्स के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। तभी सोने पे सुहागा करते हुए वहां पे कुछ मेंढक जैसे दिखते हुए जॉम्बीज आ जाते हैं, जिसे देख के उन सबके और भी ज्यादा फट चुकी होती है, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर जरीन को दिखाया जाता है, जो कि लगातार उन सभी मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहा होता है। तभी वो एक जगह पे आके रुक जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मार के खा रहे होते हैं, या फिर सॉरी वो सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। देखो भाई, मैंने पहले इस पढ़ा नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कुछ गलती हो जाए तो मेरे को गाली मत देना। अपने सामने के नज़ारे को देख के जेरिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि रियलिटी और नाइटमेयर के बीच का डिफरेंस दिखना अभी स्टार्ट हो चुका है। 10 से भी ज्यादा अब ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स के वेरिएंट्स देखना चालू हो चुके हैं, जबकि अभी 5 ही होना चाहिए थे, और उससे भी ज्यादा ये चीज जो कि पहले ही यहाँ पे आ चुकी है। हम देखते हैं कि वही स्कल मॉन्स्टर को, जो कि उन सभी सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के टैंक को पलट रहा होता है, और वो वहाँ पे लगातार कहर मचा रहा होता है, जिससे कि सभी टैंक ब्लास्ट हुए जा रहे होते हैं। जेनिम उसके हेड पर वही माना स्टोन को सॉरी जेम स्टोन को नोटिस कर लेता है और अपना एनालिसिस स्किल एक्टिवेट कर लेता है, और उसके बारे में कुछ पता चलता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने बाइक पे बैठा होता है, और वो शायद अपने घर की तरफ वापस जा रहा होता है।
वो उन सभी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है कि उनकी संख्या 500 से बहुत ही ज़्यादा है और ये जोशन हेवनली डिमन मार्शल आर्ट ये स्ट्रांग तो है, लेकिन इसमें माना बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो फिर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उसे यूज़ करने के अलावा। अब पता नहीं क्या ये यूज़ करने वाला है, मेरे को भी नहीं मालूम। वो बताता है कि हर समर को आर्टिशियन विलेज फायरवर्क फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है टूरिस्ट के लिए और वो फेस्टिवल आज ही रात को होने वाली है। तो फिर मेरे को शायद वहाँ पे कुछ मिल सकता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप होती है। वो उस शिप के अंदर एंटर करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा पटाखे-वटाखे दिखाई देते हैं फायरवर्क के समान। वो अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये अभी भी एकदम परफेक्ट शेप में है। बस कुछ थोड़े-मोड़े फेर-बदल से मैं इसे आसानी से यूज़ कर पाऊँगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर ये काम करेगा भी नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसे टाउन की तरफ, जो कि एक दीवार के बिल्डिंग के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ में कुछ स्प्रे पकड़ा होता है और वो अपने ऊपर स्प्रे करने लगता है। वो बॉडी के चारों तरफ स्प्रे करता है, साथ ही साथ अपने घोंटों पे भी स्प्रे करता है। वो बोलता है शायद इतना काफ़ी होगा अपने स्मेल को छिपाने के लिए। अब केवल मैजिक की स्टोन ही बच चुका होता है। हम देखते हैं कि वो अपने सामने अपने चैन को रख देता है और उससे अपना स्किल एनालिसिस एक्टिवेट करके देखने लगता है, जिसे उसमें दिखाई देता है कि ये एक ओल्ड चैन है जिसका रैंक अनरेटेड है। वो बोलता है इतने सारे नंबर्स में ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए मेरे अपने वेपन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाना होगा। लेकिन आखिर मैं इसका यूज़ कैसे करूँ? क्या मेरे को इस मैजिक स्टोन को यहाँ पे लगाना होगा? तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे टच करता है ये, तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। उसमें लिख के आता है कि आप इस आइटम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्या आप इसे करना चाहेंगे? यस या नो? वो यस पे क्लिक कर देता है। हम देखते हैं कि सक्सेसफुली उसका चैन का रैंक इंक्रीज हो जाता है और वो एक एफ रेटेड चैन बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे इसके चैन की खासियत कि आखिर इसके पास कौन-कौन सी एबिलिटी है, मैं बताने वाला नहीं क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। हम देखते हैं कि वो उस चैन को उठा लेता है और उसमें अपना माना इंजेक्ट करना चालू कर देता है। वो उसे देखते हुए बोलता है कि इस वेपन का स्पेशल एबिलिटी है सेपरेशन, और इतना तो मेरे को मालूम है कि सेपरेशन का मतलब अलग होना होता है। हम देखते हैं कि उसके चैन अलग हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में हो जाते हैं और उसके हाथों में इर्द-गिर्द बंध जाते हैं। वो हँसते हुए बोलता है कि सच में ये मैजिक स्टोन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और वो फायर्ड अप होते हुए बोलता है तो फिर चलो अब हम इनकी छुट्टी करते हैं। इधर हम उन सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को देखते हैं कि जो कि अभी भी पूरे शहर में कहर मचा रहे होते हैं। इधर जेरिम अपने एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और उसके हाथ में एक रिमोट लिए हुए होता है और वो बोलता है कि अब समय आ चुका है। हम देखते हैं कि उस रिमोट को क्लिक कर देता है जिससे कि शिप पे रखे हुए सभी पटाखों में आग लग जाती है और वो वहाँ पे एक फायरवर्क स्टार्ट होना चालू हो जाता है, जिसे देख के वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं। और यहाँ पे पीछे से जेरिम मौके का फायदा उठाते हुए एक-एक करके मॉन्स्टर को पकड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। इस बार वो अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर के सर को अलग कर देता है और ज़ॉम्बीज़ का सर दूर जाके गिरता है, की वजह से 2 छिछली वाले ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो दोनों उसकी तरफ अटैक करने के लिए ज़ोर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो अपना टंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं जेरिम जो कि अपना वुड स्किल एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे 2 पिलर खड़ा कर देता है और उन दोनों के टंग जाके उस दोनों पिलर में कट जाता है। फिर जेरिम अपना चैन यूज़ करते हुए उन दोनों का भी सर उड़ा देता है। उन सभी को मारने के बाद उन सबसे कुछ जेम्स निकलते हैं जिससे कि वो अपने चैन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेता है। तभी उसके पास आस-पास और भी सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिसे देख के वो और भी ज़्यादा फायर्ड अप हो जाता है। इधर हम देखते हैं उस स्कल वाले मॉन्स्टर को जो कि उसी शिप के पास आ चुका होता है जिस शिप में सारे बॉम्ब रखे हुए होते हैं। वो अपने सर से जोरों से शिप को टक्कर मार के गिराने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ स्मेल आता हुआ महसूस होता है और वो वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है और आकर सिटी में लैंड करता है जहाँ पर जेरिम सभी ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहा था। जेरिम उसे देखता है और खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये ठीक है, तुम आ ही गए। इधर वो मॉन्स्टर अपने सभी ज़ॉम्बीज़ को मरा हुआ देख बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। इधर जेरिम अपने उससे फाइट करने के लिए अपने चेन को दोबारा से स्ट्रेंथन करने लगता है और वो स्ट्रेंथन कर देता है जिससे कि उसका लिमिट कंप्लीट हो जाता है और उसका चैन एफ रैंक से ई रैंक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि एक नई स्किल जुड़ चुकी है फायरवर्क्स की। जेरिम अपने हाथों में उन सभी चैन्स को लपेट लेता है और वो फायरवर्क्स का स्किल एक्टिवेट कर देता है जिससे कि उसके हाथों में आगे जलने लगती है और यहाँ पे हमारा जेरिम घोस्ट राइडर बन चुका होता है। सॉरी, मीशो से ऑर्डर किया हुआ घोस्ट राइडर। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बुड्ढे का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो अपने बालकनी में बैठे हुए किताबें पढ़ रहा होता है और उसके आसपास उसने अब बहुत सारे कौवे और गिलहरियां पाली हुई होती है और ये बुड्ढा एक इथोलॉजिस्ट है जो कि एनिमल्स के बारे में पढ़ाई लिखाई करता है। इसका नाम सेबेस्टियन कीम है जिसे हम कीमी बोलेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक कौवा कें करते हुए आ जाता है और उसके पैरों में कुछ नोटिस बंधी हुई होती है। वो उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि एक्सीलेंट, तुम तो जल्दी वापस आ गए। वो बुड्ढा उस पेपर को खोलता है जिसमें लिखा होता है कि बाहर का इलाका पूरे ज़ॉम्बीज़ से भरा पड़ा है। आशा है कि तुम अभी तक सुरक्षित होगे और तुम अपने घर में ही रहना और केयरफुल रहना। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बुड्ढा बोलता है तो फिर वो जिंदा है, ये बहुत ही रिलीफ की बात है। तभी वो जेरिम और दोनों बुड्ढे के बारे में याद करके सोचने लगता है कि काश वो भी अभी तक सही सलामत हो। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायरवर्क होता है जिससे कि उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसे देख के ये बुड्ढा भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरे से मजाक मत करो। अब ये मत बोलना कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ इस समय पार्टी मना रहे हैं। तभी वो गिलहरी उससे कुछ इशारे करने लगता है। बुड्ढा बोलता है उससे कि हाँ नहीं, आखिर क्या दिक्कत है बोलो, कहीं तुम मुझसे बाहर जाने के लिए तो नहीं
कहने वाले हैं ना, वो छोटा-सा गीला सिर हिलाते हुए बोलता है कि हाँ था। तभी वो कुछ याद करने लगता है और बोलता है कि ये दिन ठीक वैसा ही है और वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर जब वो बाहर निकला होता है तो हानियुल ने आकर उसे कुछ बताया होता है, जहाँ पर वो जाता है और वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लोगों को मारे जा रहे होते हैं, जिससे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और डर चुका होता है। वो बोलता है कि अगर मेरे पास हानियुल नहीं होता तो मैं कब का ही मर चुका होता। मेरे को हानियुल के इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना चाहिए। सीन से कटता है जेरिम और उस मॉन्स्टर की तरफ, जहाँ पर वो मॉन्स्टर ने अपने सिर को लंबा करते हुए जेरिम पर अटैक कर दिया होता है। जेरिम ठीक उसके सामने खड़ा होता है और वो अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए उसकी जबड़े पे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और देखने से ऐसा नहीं लगता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के बॉडी से जोरदार आग का ब्लास्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर भी अब सीरियस होते हुए अपना अटैक उस पे लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपना पॉइजनस वेप उस पे अटैक करने लगता है, जिसे देख कर जेनिंग बोलता है कि ये वही पैटर्न है जिसे कि पॉइजनस स्पाइडर वेब कहते हैं और ये सब मैं अपने एनालिसिस स्किल से जान पा रहा हूँ। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अपना वेब अटैक उस पे लॉन्च कर देता है। तभी हानिल बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं अपने न्यू वेपन को यूज करना सीख चुका हूँ और वो अपने सेंस में अपना माना इंजेक्ट करना चालू कर देता है, जिससे कि उसकी लिमिट रीच हो जाती है और उससे नोटिफिकेशन आता है कि आपने फायर माना को इंजेक्ट करना कंप्लीट कर लिया है, अब आप इसे रिलीज कर सकते हैं। तभी वो अपने फायर को मॉन्स्टर की तरफ रिलीज कर देता है और बोलता है ये एंशिएंट टाइम से चलता आया है कि पॉइजन का सबसे बड़ा एनिमी फायर होता है और वो फायर जैसे उस मॉन्स्टर के वेब से टकराता है वो धीरे धीरे डेसिपेट होना चालू हो जाता है और वो मॉन्स्टर जलने लगता है, जहाँ पे जेरीम हम देखते हैं कि वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं पता बास्टर्ड कि आखिर तुम किससे लड़ रहे हो। इधर उस मॉन्स्टर की बॉडी जल रही होती है और बहुत तेजी से वो गुर्रा रहा होता है और वहां से वो भागने की कोशिश करने लगता है। जेरीम बोलता है तुम्हारी भागने की कोशिश पूरी तरह बेकार है क्योंकि मैं आज तुम्हें मार कर ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सभी छोटे-मोटे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अटैक करने लगता है और उसको जेरिन की तरफ अटैक करने के लिए ऑर्डर कर देता है, जिससे कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ जेरिन को घेर लेते हैं। जेरिन हँसते हुए उससे बोलता है तो फिर ठीक है, तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। तभी वो अपनी चेन को मर्ज करते हुए स्विंग करने लगता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए लॉन्च कर देता है, जिससे कि वो सभी के बॉडी पार्ट्स इधर-उधर गिर रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर जेरिन को मारने के लिए उसकी तरफ जंप कर देता है, जिससे जेरिन भी नोटिस कर देता है और कूद कर उसके पीछे थोड़ा-सा पीछे हट जाता है और अपना चेन उसकी तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे कि उसके पैर बंध जाते हैं और वो उससे जोरदार जोरदार तरीके से खींच देता है, जिससे कि उसके पैर कट जाते हैं और वो मॉन्स्टर जोर से चिल्ला के दर्द में गिर जाता है। तभी हम देखते हैं किंग को, जो कि उधर ही आ रहा होता है और उसे वहां पे एक ब्लास्ट दिखाई देता है और वो ब्लास्ट की तरफ आगे बढ़ना चालू कर देता है। वो हानियो से पूछता है कि हानियो क्या तुम श्योर तो हो ना कि हमें वहीं पे जाना है। वो भी सिर हिलाते हुए बोलता है कि हाँ हमें वहीं जाना है। किम दौड़ते हुए उधर की तरफ भागने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे को लगता है कि वहाँ पे मिलिट्री वाले बंदे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा धमाका केवल मिलिट्री के लोग ही कर सकते हैं। तभी वो वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि जेरिम उस मॉन्स्टर के सर पर खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। किम उससे बोलता है क्या क्या तुम कोई सोल्जर हो। जेरिम भी उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है प्रोफेसर किम आप। हम देखते हैं कि उसके हाथों में 2 क्रिस्टल होते हैं। तभी वो किम हैरान होते हुए बोलता है क्या ये तुम हो जेरिम। मेरे से ये मत बोलना कि ये सारे काम तुमने किए हैं, इन सभी मॉन्स्टर को तुमने मारा है। जेरिम उससे बोलता है कि हाँ आपने सही समझा, इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मैंने ही मारा है और इसी वजह से आप अभी जिंदा हो। लेकिन आप यहाँ पर क्यों हो। किम उससे बोलता है 1 मिनट रुको, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने केवल यहाँ पे इन सारे छोटे-मोटे ज़ॉम्बीज़ को ही नहीं मारा, बल्कि उस बड़े वाले जायंट ज़ॉम्बीज़ को भी मारा है। लेकिन आखिर कैसे? जेरिम भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि हाँ वो बात ये है कि तभी हानियुल किम से बोलता है कुछ और वो किसी तरफ इशारे करने लगता है। किम बोलता है क्या हुआ हानियुल। तभी वो हानियुल ऊपर की तरफ इशारे करते हुए दिखाता है। हम देखते हैं कि दोनों ऊपर देखते हैं, जिसे देखकर जेरिम और भी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। यहाँ पर आसमानों के बीच से कुछ मेटेरॉइड टाइप का नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जेरिम चिल्लाते हुए प्रोफेसर किम से बोलता है कि प्रोफेसर किम जल्दी करो मेरे साथ आओ। हम देखते हैं कि जेरिम ने अपना बाइक उठा लिया होता है और उसपे अपने पीछे किम को बैठा लिया होता है और वो वहां से निकलने के लिए रेडी हो चुके होता है और वो इतनी जोरों से बाइक को भगाता है, जिससे कि हानियुल तो हवा में ही लहराने लगता है। जेरिम अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने तो ऐसा कुछ अपने सपने में भी नहीं देखा था। तभी वो बड़ा सा मीटेरॉइड जमीन पे आके लैंड करता है, जिसके आफ्टर इफेक्ट से जेरिन का बाइक वहीं पे गिर जाता है और टूट जाता है और वो सभी नीचे आके जमीन पे गिरते हैं और उस मीटेरॉइड के गिरने की वजह से वहां पे कुछ गोल्डन लिक्विड टाइप का चारों तरफ फैल जाता है और जैसे ही गोल्डन लिक्विड ज़ॉम्बीज से टच होता है तो उनकी स्किन इरोड होना चालू हो जाते हैं। तभी वो सारे ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा हॉस्टाइल होते हुए जेनिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जेनिन अपना एनालिसिस स्किल को एक्टिवेट करते हुए उन्हें देखने लगता है, जहाँ पर उसके सिस्टम विंडो में उनके बारे में दिखाता है कि ये एक ज़ॉम्बी है जो कि किसी लिक्विड से इरोड हो चुका है और आप देख सकते हो कि इसमें लिक्विड का नाम नहीं लिखा है, तो हम इसे गोल्डन लिक्विड ही बोलेंगे। जेनिन बोलता है कि मैंने इन सारी चीजों को अपने नाइटमेयर में भी नहीं देखा था। तभी जेनिन अपना चेन का यूज करते हुए उस पर अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे कि उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं पड़ता। तभी वो अपना फायर वर्क भी एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसका भी असर नहीं पड़ता, जिससे कि वो इतना नोटिस कर लेता है कि इन पे ना तो कोई
कोई फिजिकल अटैक वर्क कर रहा है, ना कोई फायर अटैक वर्क कर रहा है। ये इन दोनों अटैक से इम्यून है। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आता है और उस पे अटैक करने लगता है। तभी जेरिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हम देखते हैं कि वो कुछ अपना स्किल एक्टिवेट करते हुए उस पे अटैक कर देता है, जिससे कि उसका हाथ कट के पीछे की तरफ चला जाता है। जेरिन बोलता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं इनके बॉडी पार्ट्स भी अलग कर दूं तो ये पर्पल और गोल्डन लिक्विड के अंदर रहते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर ले रहे हैं। इधर किम के सर पे भी चोट लगा होता है और वो उठते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जेरिन इधर अपने मन में बोलता है कि मैंने पहले ही बहुत सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है, तो फिर अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो फिर अब हमें यहाँ से अपने घर के लिए लौटना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, जेरिन अपने घर के पास आ चुका होता है, जिसे देख के किम बोलता है कि मेरे से ये मत बोलना कि तुमने खुद से इन सारे बैरिकेड्स को बनाया है। जेरिन बोलता है कि हाँ, इसे मैंने बनाया, क्या आपको ये अच्छा लगा? किम एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ उससे बोलता है कि तुमने इसे एकदम लाजवाब बनाया है। तभी किम उस वुडन गेट के पास जाते हुए उसकी स्टेट्स को चेक करने लगता है, जिसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 9 हो जाती है, क्योंकि कुछ अटैक की वजह से उसकी रेटिंग 1 से डिक्रीज हो चुकी है। जेरिन बोलता है लेकिन फिर भी ये पहले की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी गेट के अंदर से आवाज आता है कि जेरिन, क्या ये तुम हो? जेरिन बोलता है कि हाँ अल्टर, ये मैं हूँ। वो दरवाजा को खोलते हैं और तीनों बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों जेरिन को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ देर के लिए बकवास की बातें होते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो चश्मे वाला बुड्ढा बनता किम को देखता है और बोलता है किम, क्या ये तुम हो? और यहाँ पे यंगचुन ने उसे सुचन बोला होता है, लेकिन मैंने किम बोला। तभी किम उससे बोलता है कि यंगचुन, मैंने तुमसे बोला है कि मेरा नाम किम सेबेस्टियन है, ना कि कोई यंगचुन। वो हंसते हुए उससे बोलता है अच्छा ठीक है सुचन, तो तुम भी अभी तक जिंदा हो। तभी जेरिन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन क्या अपना ये ग्रीटिंग आप सभी थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? मेरे पास कुछ है जो कि आप सभी से बताना है। वो ग्रीन मेटियोर जो कि सिटी के बीचों बीच कुछ देर पहले गिरा था, और इसकी बात की बातें हमें नहीं बताई जाती। सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी रूम के अंदर बैठे होते हैं। प्रोफेसर बोलती है तो फिर पूरा विलेज एक खंडर की तरफ बन चुका है। यूंजुन बोलता है अभी तो मेरे को सर्वाइवर्स के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तक उनका तो फूड स्टोरेज भी खत्म हो चुका होगा। आखिर अभी तक कितने ही लोग सर्वाइव कर पाए होंगे। तभी किम उन सबसे बोलता है कि इस चीज के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, और ये बात वो कोरियन और इंग्लिश को मिक्स कर देते हुए बोल रहा होता है, जिसकी वजह से मसलमैन गुस्सा करते हुए उससे कोरियन में बोलने के लिए बोलता है, क्या तुम सभी को मालूम है मेरे कौवों के बारे में? तभी मसलमैन बोलता है कि हाँ, तुम्हारे कौवे वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अगर उन सभी के पैरों में थोड़े मोड़े खाने बांध के छोड़ दिए जाए तो वो सर्वाइवर्स की तक पहुंचा सकते हैं। तभी किम उनसे बोलता है कि हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि वो मेरे पुराने वाले घर पे ही अभी छूट चुके हैं, जो कि अभी तक तो पूरे ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका ही होगा। जेरिम अपने मन में बोलता है अगर उनको कौवों को बचा लेते हैं तो हम बहुत सारे आर्टिसन विलेज के एक्सपर्ट्स और सर्वाइवर्स को बचा सकते हैं। तभी यूंजुन बोलता है तो फिर बात तो वहीं पे आके रुक चुकी है कि आखिर हम उन सभी को बचाएंगे कैसे, क्योंकि हम तो उड़ नहीं सकते। जेरिम बोलता है कि मेरे को कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। अपने वेपन को स्ट्रेंथन करने के बाद मेरे पास केवल 4 मैजिक स्टोन ही बच चुके हैं, और मेरे को नहीं पता कि एक एक्सपर्ट की एबिलिटी को अवेक करने के लिए कितने स्टोन्स काफ़ी होते हैं। इतने अमाउंट में ये स्टोन एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग को कवर कर सकता है। तो ये उन सभी से बोलता है कि मुझे आप सभी से एक मदद चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ सभी बाहर आ चुके होते हैं और सभी बंदों के पास एक-एक स्टोन होता है। मतलब जेनिम को छोड़ के सभी के पास एक-एक स्टोन होता है। तभी मसलमैन अपने सामने सिस्टम विंडो देखते हुए बोलता है, क्या ये केवल मैं ही हूँ जिससे कि ये सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? किम बोलता है ये तो अविश्वसनीय है डार्बोंग, क्योंकि मैं भी इसे देख सकता हूँ। यूंगचन बोलता है कि हाँ, मुझे भी ये दिख रहा है, और वो स्टेटस विंडो प्रोफेसर को भी दिखाई दे रहा होता है। जिम उन सबसे बोलता है कि जैसा कि मैंने आप सबसे पहले बोला था कि इन सभी स्टोन्स का यूज करते हुए आप अवेकन हो सकते हैं और मेरी जैसी कुछ सेम एबिलिटीज को हासिल कर सकते हैं। तभी किम उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल दिख रहा है, क्या ये ठीक रहेगा हमें इसे यूज करना? चलिए उन सबसे बोलता है कि हाँ, ऑफकोर्स, जल्दी करो और इसे यूज करो। और वो सभी जैसे ही उस स्टोन का यूज करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लाइट जैसा ग्लो होना चालू हो जाता है और उन सबके सामने सिस्टम विंडो खोल के वो खुल जाता है, जहाँ पर जो डार्बोंग के सामने उसका स्किल शो हो जाता है, जो कि होता है जोशन हेवनली डीमन मार्शल आर्ट, और उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा माना रिलीज होना चालू हो जाता है, जिससे कि नोटिस करते हुए डार्बोंग बोलता है तो फिर क्या यही माना है जिससे कि जरीम ने मेरे को मेंशन किया था? और वो अपना बॉडी फ्लैक्स करते हुए अपने आसपास बंधी हुई सारी पट्टियों को फाड़ देता है और बहुत ही ज्यादा फायर होते हुए जमीन पे एक मुक्का जोरदार लैंड कर देता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा खून अब जोरों से उबाल मार रहा है। इधर जमीन पे उसके पंच से एक नीड भी छूट चुका होता है और वो अपना बॉडी फ्लैक्स कर ही रहा होता है, तभी उसका स्पाइन छिटक जाता है, और जिससे कि वो अपने कमर के सहारे नीचे की तरफ झुक जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी जेरिन से बोलता है कि डॉक्टर आप ठीक हो? वो बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी हमें देखते हैं यहाँ यूंगचुन को, जो कि अपने वुड एबिलिटी का यूज करते हुए एक छोटा सा घर बना दिया होता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट एबिलिटी है। हमें इसके स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है वुड कंस्ट्रक्शन एबिलिटी। तभी वो उस घर को तोड़ के छोटी छोटी इमारतें, फिर उसी से सिपाही बहुत सारी चीजें बनाना चालू कर देता है। वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार और ये
इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर जरीन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये भी पॉसिबल था? तभी वो प्रोफ़ेसर की तरफ देखता है, बोलता है प्रोफ़ेसर, तभी प्रोफ़ेसर उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या तुमने मेरे को बोला? और इधर जरीम ने उसका नाम केवल अपने मन में लिया होता है, लेकिन प्रोफ़ेसर को उसकी बातें उसके इमोशन के हिसाब से उसे सुनाई दी जाती है, क्योंकि इधर प्रोफ़ेसर की भी स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। वो अपने स्किल की वजह से हेल्प से किसी के भी इमोशन को पढ़ सकती है और वो डालबोंग के इमोशन को देख रही होती है, जिसमें उसके सभी इमोशंस के बारे में स्टेट्स की तरह दिखाया जा रहा होता है। तभी वो जरीम की तरफ देखती है, जहाँ पे उसका इस एम्बैरेसमेंट का स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और हैप्पीनेस का लो होता है, मतलब 2 ही होता है। तभी प्रोफ़ेसर जेरिन से बोलती है, जेरिन ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो चुके हो। तभी वो अपना इनेट स्किल मेंटल केयर एक्टिवेट कर लेती है और उस पे अप्लाई कर देती है, जिससे कि उसका माइंड पूरी तरह शांत हो जाता है। जिससे कि उसकी हैप्पीनेस का लेवल 7 हो जाता है और एम्बैरेसमेंट का स्टेट्स 2 हो जाता है। जेरिन बोलता है उससे कि हाँ, अब मेरे को कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। प्रोफ़ेसर बोलती है कि ये इनेट स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम देखते हैं कि इनको जो कि ज़ोर से चिल्लाते हुए रेखा बोल रहा होता है। तभी वो जेरिन के पास आता है और बोलता है, जेरिन मेरे को आंसर मिल चुका है। अगर हम इन सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की वजह से ज़मीन से होते हुए नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम यहाँ से उड़ के जाएँगे। जेरिन कन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, क्या आपने बोला उड़ के? सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूनचिन अपने स्किल का टेस्ट कर रहा होता है और वो सभी दीवारों को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा होता है और अपने स्किल का यूज़ करते हुए उन सब के अंदर प्लांट्स भी ग्रो कर देता है, जिससे कि वो बढ़ते-बढ़ते और भी ज़्यादा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इधर हम देखे हैं जेरिन और डालबोंग को, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों उस वुडन दीवार पे अपने पैरों को जमाते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। इधर डालबोंग अपने जोशन हेवनली डीमन मार्शल आर्ट का सेकंड फॉर्म यूज करते हुए जेरिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जेरिन उसके आते हुए सभी अटैक्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ब्लॉक किए जा रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि इनके अटैक्स और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जेरिन अपने पैरों की तरफ कंसंट्रेट करना चालू कर देता है और डालबोंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस पे जाकर बहुत सारे अटैक लॉन्च करता है, लेकिन एक भी अटैक उसका डालबोंग से हिट नहीं हो पाता। इधर डालबोंग अपने मन में बोल रहा होता है ये केवल जंप ही नहीं कर रहा है बल्कि साथ ही साथ अटैक भी कर रहा है, ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस है। तभी वो उसके पैर को पकड़ लेता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे डिसाइपल को ठीक ऐसा ही होना चाहिए। तभी हम देखते हैं किम को, जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और देखने से आपको पता ही चल गया होगा कि ये किसकी एबिलिटी है। तभी किम जमीन पर लैंड करते हुए बोलता है तो फिर समय आ चुका है। जेरिन बोलता है 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। इधर डालबोंग जेरिन की बड़ाई कर रहा होता है, लेकिन जेरिन के दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने जोशन हेवनली डिवन मार्शल आर्ट डालबोंग एल्डर से सीखा है। तभी वो किम की तरफ देखता है, जहाँ पर उसकी फेवरेटिटी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी होती है। तभी वो प्रोफेसर किम से भी उसकी अपनी इनेट स्किल को हासिल कर लेता है। तभी उसके सिस्टम पे लिखा आता है कि तुमने हानियों से कम्युनिकेट किया है, जिससे कि तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी दी जा रही है, जो कि है विंग शूट। अभी का क्या यूज है आगे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। तभी जेरिन किम से बोलता है कि प्रोफेसर किम तो फिर चलिए चलते हैं। हम देखते हैं कि वो विलेज के बीच में आ चुके होते हैं। तभी किम उससे बोलता है जेरिन से कि चलो अब हम वैसे ही मूव करेंगे जैसे कि हमने प्रैक्टिस किया था। तभी जेरिन अपना वुडन कंस्ट्रक्शन स्किल एक्टिवेट करते हुए जमीन से एक बहुत बड़ा पिलर निकालने लगता है और बोलता है कि हम अब मैक्सिमम हाइट तक रीच कर चुके हैं और प्रोफेसर किम का घर उस पिलर के ऊपर से साफ साफ दिख रहा होता है। तभी वो वहां से जंप करते उड़ने लगते हैं और ये हानियोल की एबिलिटी है। जेरिन अपने नीचे की तरफ देखता है और बोलता है कि ये पूरा लैंड इन सभी ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर्स द्वारा घेर लिया गया है, लेकिन ये सारे बिल्डिंग सभी भी सही सलामत दिखाई दे रहे हैं। तभी किम को कुछ दिखाई देता है और वो जेरिन से बोलता है कि जेरिन उधर की तरफ देखो। तभी जेरिन नीचे की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर गोल्डन पर्पल लिक्विड फैला होता है और वहीं के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जो कि बहुत सारे इंसानों को मारकर उसी गोल्डन पर्पल लिक्विड की तरफ फेंक रहे होते हैं, जहाँ पर एक मरा हुआ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर पड़ा होता है। इधर जेरिन भी हैरान हो चुका होता है कि आखिर ये सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर मरे हुए लाशों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तभी वो नीचे की तरफ देखता है। इधर वो पर्पल लिक्विड सभी डेड बॉडीज को अपने अंदर कंज्यूम करना चालू कर देता है और वो सभी कंज्यूम किए हुए डेड बॉडीज को उस मरे हुए ज़ॉम्बीज के अंदर मर्ज करना चालू कर देता है, जिसे देख के जेरिन बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इंसान है। इधर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो जाता है और वो खड़ा होते हुए हमें दिखाई देता है, जिसके बॉडी के आसपास बहुत सारी पर्पल लिक्विड फैली हुई होती है और उस पर्पल लिक्विड से उसके बॉडी पे एक आर्मर जैसा भी कुछ बन चुका होता है। जेरिन बोलता है कि इन नॉर्मल ज़ॉम्बीज से निपटना पहले ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब हमें इन सभी रोडेड ज़ॉम्बीज से भी निपटना पड़ेगा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्कल हेड भी। इतने में हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर किम के घर की तरफ पहुंच चुके होते हैं। वो बोलता है कि अभी के लिए मेरे को अपने गोल पे फोकस करना होगा। तभी प्रोफेसर किम अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें क्रो दिखाई देते हैं, मतलब वो अपने क्रो के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी सारे क्रो खुश होते हुए उनके पास जाने लगते हैं। इधर किम को कुछ महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाते हैं। तभी उनके पीछे से एक बड़ा पंख निकल जाता है, जो कि उनका ही होता है। वो हंसते हुए बोलते हैं ये तो नई पावर है। तभी प्रोफेसर किम वहां से उड़ते हुए बाहर आ जाता है और वो जेरिन से बोलते हैं कि
कि जरीन चलो अब घर चलते हैं। जरीन उनसे बोलता है कि आप ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। तभी वो भी वहाँ से जंप करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच से होते हुए निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स कुछ स्पाइस की तरफ अटैक करना चालू कर देते हैं, जिससे कि जरीन को उड़ने में दिक्कत हो रही होती है। तभी जरीन अपने हाथों में अपने चेन्स को ला लेता है और अपने चेन्स की हेल्प से उन सभी स्पाइक्स को डॉज करना चालू कर देता है और उसमें फायर एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं और सभी मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च कर देता है, जिससे कि उन सभी के हाथ जो कि स्पाइक्स के रूप में उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं सभी कट जाते हैं। तभी वो जमीन पे आके लैंड होता है, जिसकी आफ्टर इफेक्ट से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उससे दूर फेंका जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही आर्मर्ड ज़ॉम्बी आ चुका होता है, जिसके हाथ में एक हैमर भी होता है, इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स लगे होते हैं। तभी वो आर्मर्ड ज़ॉम्बी अपने हथौड़े का यूज़ करते हुए जरीन पे लॉन्च कर देता है, जिससे कि जरीन उसकी अटैक को डॉज कर देता है और अपने चैन को उस पे फायर स्किल एक्टिवेट करते हुए उससे दूर हट जाता है और अपने आस-पास के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार के हटाने लगता है। तभी हम देखते हैं उस आर्मर्ड ज़ॉम्बीज़ को, जो कि अपने हाथ को एक कैनन में कन्वर्ट कर लेता है और एक दूसरे ज़ॉम्बीज़ को उसके गले से पकड़ के अपने कैनन में लोड कर लेता है और जरीन की तरफ लॉन्च कर देता है। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जरीन समय रहते हुए उससे डॉज कर लेता है और वो ठीक जाकर किसी बिल्डिंग से टकरा जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जरीन बोल रहा होता है कि मेरे को यहाँ से कहीं किसी भी तरीके से निकलना होगा और थोड़ी देर के लिए आराम करना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे को इससे कैसे न कैसे छुटकारा पाना होगा। तो ये हम देखते हैं कि जरीन एक बिल्डिंग के अंदर आगे छिप चुका होता है और वो अपने विंडो की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचा। तभी वो बाहर की तरफ कुछ नोटिस वो करता है और बोलता है कि आखिर वो क्या है। उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है, जो कि उस पर्पल और गोल्डन लिक्विड से इन्फेक्टेड नहीं होता। वहाँ का एरिया पूरी तरह क्लीन होता है। जेरिन बोलता है कि यहाँ का पूरा लैंड पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन आखिर ये कैसे अभी तक सही सलामत है, मेरे को ये पता करना होगा। तभी वो बिल्डिंग से निकल के उस गेट के पास आ जाता है और बोलता है कि आखिर ये साउंड कैसा है। उसे अपने उस घर की तरफ से कुछ आवाजें निकलते हुए सुनाई देती है। जेरिन बोलता है कि अब मेरे से ये मत बोलना कि इसी साउंड की वजह से यहाँ का ये लैंड अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। तभी जेरिन उस बिल्डिंग की छत पे एक पर्सन को नोटिस करता है। जेरिन बोलता है क्या एक इंसान? इधर वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा कपकपा रहा होता है। तभी जेरिन अपना उस पे स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जो कि होता है मेंटल केयर, जिससे कि वो आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। जेरिन उससे बोलता है क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? तभी वो पर्सन भी जेरिन को देखते हुए बोलता है कि दूसरा सर्वाइवर, हाँ लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरे को बता सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तभी जेरिन अपने पास से एक चॉकलेट निकाल के उसे दिखाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जेरिन उसके घर के अंदर आ चुका होता है और वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। वो बंदा उससे बोलता है कि मेरा नाम यू डोंग टक है और मैं एक एकॉस्टिक का प्रोफेसर हुआ करता था, और तुम्हारे बारे में क्या? और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारे प्रोफेशन कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है। जेरिन मुझसे बोलता है कि मेरा नाम जेरिन है, बाय द वे प्रोफेसर यू, मैं कभी से ये आपका साउंड सुने जा रहा हूँ, जो कि बज बज करके आवाज आए जा रही है। इधर यू भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या वो तुम्हें सुनाई दे रही है? ये तो एक ऐसा साउंड है जिसे कि इंसान नहीं सुन सकता। जेरिन बोलता है क्या इसे इंसान नहीं सुन सकते हैं? वो उससे बताता है कि ये एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, जिसे कि मैंने खुद से इंस्टॉल किया है। वो उससे हंसते हुए बोलता है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसका एक फाइल तुम्हें देख सकता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मेरा लैंड अभी तक सही सलामत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें किम की तरफ दिखाया जाता है, जो कि डॉल्बोंग के पास पहुंच चुका होता है। इधर डॉल्बोंग किम के नए विंग्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें ये विंग्स कैसे मिल चुके हैं, लेकिन आखिर जेरिन कहाँ पे है? किम हकलाते हुए उससे बोलता है कि वो मेरे को बचाते हुए विलेज में गिर गया। डॉल्बोंग गुस्सा करते हुए उससे बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो उस हेल के बीचों बीच गिर गया? तो फिर आखिर तुम्हारे इन पंखों का क्या फायदा? किम उनसे बताता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ अपने हाथों को आसमान की ऊंचाइयों तक स्ट्रेच कर पा रहे थे। तभी उंगचुंग उसके पास आता है और बोलता है डॉल्बोंग आखिर क्या बात है? डॉल्बोंग मुझसे बताता है कि जेरिन वहाँ उस नर्क भरी जगह पे अकेले ही फंस चुका है और इस मुश्किल के समय पर मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तभी उंगचुन उसे बोलता है कि क्या तुम अपने दिमाग को खो चुके हो? तुमने अभी अभी बोला कि वो एक हेल है। इधर डॉल्बोंग गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं उन सभी लाशों को अपने हाथों से ही कुचल डालूंगा। तभी प्रोफेसर चोई डॉल्बोंग से बोलती है कि तुम प्रोबेबली वहाँ पे जीत सकते हो, लेकिन अगर केवल वहाँ पे 1 से 2 मॉन्स्टर हुए तो। अगर वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर निकले तो फिर? तभी यूंगचन बोलता है कि जैसा कि प्रोफेसर चोई ने बोला, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हो सकते हैं और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो कि है तुम्हारे डिस्क का प्रॉब्लम। डॉल्बोंग चिल्लाते हुए उससे बोलता है तो फिर आखिर तुम्हारी क्या राय है? तभी यूंगचन बोलता है तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि जेरिन इतनी आसानी से ही डिफीट हो सकता है? उसकी बातें सुनकर इधर डॉल्बोंग भी अपने दांतें बीच कर ही रह जाता है। तभी प्रोफेसर चोई बोलती है कि ऐसे समय पर हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। तभी वो प्रोफेसर किम से बोलती है कि प्रोफेसर किम, इन क्रोच की सहायता से फूड को डिलीवर करना अपॉसिबल हो गया है ना? किम उससे बोलता है कि अभी एनिमल्स पर अटैक नहीं किया जा रहा है, तो हाँ ये पॉसिबल हो सका है। प्रोफेसर चोई बोलते तो फिर चलो अब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। जैसा ही प्रोफेसर डॉल्बोंग ने बोला, हमें एक मजबूत फाइटर की भी जरूरत होगी और ये टास्क हम केवल एक डिपेंडेबल पर्सन को ही दे सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई है जो इस काम के लिए सुटेबल हो? तभी डॉल्बोंग बोलता है कि हाँ, मेरी ग्रैंड डॉटर, उसका नाम यी शियो है। अगर यहाँ पे उसकी बात है, वो तो डेफिनेटली सर्वाइव कर चुकी होगी और यहाँ तक कि वो अपने एबिलिटी को भी अवेकन कर चुकी होगी। स्किल और ट्रस्ट, इसके लिए मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ।
यूनचिन बोलता है कि अगर ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर की बात है तो हाँ, इस पे भरोसा किया जा सकता है। तभी प्रोफेसर चोई बोलती है तो फिर हमें वो कहाँ पे मिलेगी? प्रोफेसर डाल्बोंग उससे बोलते हैं कि अभी के लिए वो हेवनली जोशियन मार्शल आर्ट डोजो में होगी, जो कि नामशान के टाउन चोंचियोन में है। तभी किम हैरान होते हुए बोलता है, अरे वाह! तो तुम्हारे कहने का मतलब वो कि जो पर्सन हमेशा टीवी पे आया करता है, वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। तभी इधर हमें दिखाया जाता है डाल्बोंग के ग्रैंड डॉटर का लुक। तभी किम अपने कौओं को आवाज़ देते हुए उन सभी को बुलाने लगता है और उसका फ़ोटो सॉरी डाल्बोंग के ग्रैंड डॉटर का फ़ोटो उन सभी बर्ड्स को दिखाने लगता है। और उन सभी को उसे खोजने के लिए बोल देता है, उन सभी के पैरों में कुछ चॉकलेट्स देते हुए, जिससे कि वो उन सभी को ट्रांसफ़र कर पाए। तभी हम देखते हैं जलिम की तरफ, जहाँ पर वो मोटा बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारे कंपेनियन सच में यहाँ पर फूड सप्लाईज़ करने के लिए आएँगे? तभी जेरिम उसे आसमान की तरफ दिखाने लगता है। वो उससे बोलता है कि आसमान की तरफ देखो, वो बस पहुँच ही चुके हैं। हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं और उन्हें वो सभी फूड सप्लाईज़ ड्रॉप कर देते हैं ज़मीन की तरफ, और वहाँ पे एक छोटा-सा मैप भी होता है। यहाँ पर वो मोटा बंदा हैरान होता है और बोलता है कि हे भगवान! यहाँ पे तो ये सच में आ चुके हैं। जेरिम उससे बोलता है, तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हुआ? वो मोटा बंदा उससे बोलता है, तुम्हारे पास एक अच्छी हाइड आउट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंपेनियंस भी हैं, तो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी वो जेरिम से बोलने लगता है कि ये थोड़ा-सा बोलने में शर्मनाक होगा, लेकिन क्या तुम मेरे को भी एक्सेप्ट कर सकते हो? जेरिम उससे बोलता है कि हाँ, बेशक आप भी हमारे सर्वाइवल ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं, प्रोफेसर यू। इधर हम देखते हैं कि उस मोटे की फेवरेबिलिटी अपने लिमिट तक पहुँच चुकी होती है, जिससे कि जेरिम उसके स्किल को ट्रांसफर कर सकता है। तभी जेरिम अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए उसके स्किल को ट्रांसफर करना चालू कर देता है। सिस्टम बताता है कि आपने सक्सेसफुली स्किल एक्विजिशन को हासिल कर लिया। जेरिम बोलता है कि अब इसकी मदद से हम यहाँ से आसानी से एस्केप कर सकते हैं, और जेरिम के इतना बोलते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सभी लोग कमेंट में बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और मेरे को आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करते ही जाना, और कम से कम इस वीडियो पे 150 से 200 लाइक पहुंचा दो प्लीज। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।